आह, उसने हैरानी से कहा, महामहिम, आपने अभी तक अपना भोजन नहीं किया है। मैं नहीं खा रहा हूँ। ली शेनगान बाहर खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थी और आह भरते हुए बोली, आह, आज धूप कितनी सुहावनी है। गुरुजी, शाम हो गई है, नन्हे झूजी ने कहा। ली शेनगान ने अपना सिर घुमाया और उसके सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अरे छोटे बदमाश, मैंने साफ साफ चांद के बारे में कहा था। छोटे झूजी ने अपना सिर ढांकते हुए और दर्द से चेहरा बनाते हुए कहा, गुरुजी, चांद भी नहीं है, आज रात बादल छाए हुए हैं। तो नन्ही झूजी के सिर पर एक और जोरदार चोट लग गई। डॉट 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 श्रेया रुकी को पता ही नहीं चला कि वह कब सो गई। जब वह उठी तो उसके पास कोई नहीं था। वह नींद से बेहाल थी और हमेशा की तरह उसने कंबल को कसकर पकड़ रखा था। ZU नहीं आई, इसके बजाय महल की कई दासियां अंदर आईं। लेडी श्रेया, क्या आप उठने वाली हैं? एक ने पूछा। महाराज ने जाते समय आपको थोड़ा और सोने का निर्देश दिया था, दूसरे ने कहा। उन्होंने पहले ही किसी को महारानी को सूचित करने के लिए भेज दिया है कि आज आपको सुबह की शुभकामनाओं के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। ओह, ज़िया रुकिंग सोने ही वाली थी कि अचानक उसका दिमाग साफ हो गया। आह, ये जगह, ये है झाओचेन महल। पिछली रात की यादें ताज़ा हो गईं और ज़िया रुकिंग को इतनी शर्म आई कि वो किसी गड्ढे में छिप जाना चाहती थी। पिछली रात उसने मुझे आधी रात तक तड़पाया और मैं बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई थी। क्या सम्राट की पसंद इतनी अजीब है? मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरी हालत बहुत खराब थी, फिर भी उसका मूड बना हुआ था। कहते हैं कि औरत के दिल को समझना मुश्किल होता है, लेकिन अब लगता है कि मर्द की पसंद और भी ज्यादा समझ से परे है। या शायद जब मैंने लड़ाई की और लात मारी तो उसे बहुत मजा आया होगा। आह, सम्राट में आत्मपीड़ा की प्रवृत्ति तो नहीं हो सकती है ना? क्या हुआ, लेडी श्रेया? महल की एक दासी ने उन्हें खोई खोई सी देखकर पूछा। श्रेया रुकिंग ने कंबल फेंक दिया और उठ खड़ी हुई। मैं अब और नहीं सोऊंगी। कृपया मेरे बाल बना दीजिए, बहनों। नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मैं जियाओ फांग हॉल जाकर सम्मान कैसे न जताऊं? भले ही मैं महारानी को प्रसन्न करना चाहूं, फिर भी मुझे उचित सम्मान दिखाना ही होगा। हरम में सुख शांति से रहने के लिए महारानी को दरकिनार करना नामुमकिन है। डॉट 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 महारानी का श्रेया रुकिंग के प्रति रवैया बहुत सौहार्दपूर्ण था। कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेडी श्रेया का कुलीन उपपत्नी शिव को असहज कर देना मुझे बेहद प्रसन्न करता है। मैंने सुना है कल लेडी श्रेया आप शाही उद्यान में महारानी युन से टकरा गईं। आपको सचमुच शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। जियाओ फांग हॉल में महारानी ने सभी उपपत्नियों के सामने लेडी श्रेया को डांटा। महारानी युन ने एक तरफ असंतुष्ट भाव से बुदबुदाते हुए कहा, यह कोई फटकार नहीं है। महारानी तो बस दिखावा कर रही हैं। महारानी, आपकी शिक्षाएं सही हैं। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी, ज़िया रुकिंग ने आदरपूर्वक कहा। महारानी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट ने कोई आपत्ति नहीं जताई है, इसलिए जाहिर है मैं भी नहीं जताऊंगी। चूंकि यही बात है तो आपको महारानी युन से माफी मांगनी चाहिए। आप सब यहाँ बहने हैं और महारानी युन को भी ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए। ये सुनकर श्रेया रुकिंग बेहद खुश हो गई। महारानी का दिल पूरी तरह से मेरी तरफ झुक गया है। कृपा पाना वाकई बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, महारानी युन इतनी क्रोधित थी कि मानो खून थूकने को तैयार थी। वह पलटवार करने ही वाली थी कि अचानक सम्राट के व्यवहार को याद करके उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अपने हृदय के क्रोध को जबरदस्ती दबाया और अनिच्छा से सहमत हो गईं। श्रेया रुकिंग के माफी मांगने के बाद महारानी हंसते हुए बोली, हम सब सम्राट के अधीन हैं। महल में रहते हुए हमें शांति से रहना चाहिए, अन्यथा अगर यह बात फैल गई तो क्या यह हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा? यह उपपत्नी महारानी की शिक्षाओं का पालन करेगी, सभी महिलाओं ने एक स्वर में कहा। जियाओ फांग हॉल से बाहर आने के बाद महारानी युन ने ज़िया रुकिंग को गुस्से से घूरा और अपनी आस्तीन झटकते हुए चली गई। महारानी झेंगपिन ने जटिल भावों के साथ ज़िया रुकिंग को देखा और वह भी चली गई। पूरे रास्ते वापस आते हुए वह बस समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या था। होंग युन, मुझे बताओ, ये स्पष्ट रूप से लेडी श्रेया ही थी जिन्होंने महारानी युन को नाराज किया, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि महारानी युन को ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा? महारानी झेंगपिन ने पूछा। महारानी, हमें इन मामलों पर लापरवाही से बात नहीं करनी चाहिए। जाओचेन महल के अंदर क्या होता है ये कौन जान सकता है? ये कहते हुए होंग युन थोड़ा झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, मैंने महल के कुछ लोगों से सुना है कि जब महारानी युन जाओचेन महल से निकली तो उनकी आंखें लाल थी, मानो वह रो रही हूँ। सच में ऐसा कुछ हुआ था? मैं तो बस वही बता रही हूँ जो मैंने सुना है, मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा लगता है। होंग युन ने जवाब दिया। महारानी झेंगपिन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अगर महारानी युन शिकायत करने गई थी और अगर सम्राट लेडी श्रेया को दंडित करना चाहते थे तो उन्होंने पिछली रात उन्हें क्यों बुलाया? मैं उलझन में थी, लेकिन लेडी श्रेया द्वारा महारानी युन को इस तरह से परेशान करना, मैंने पहले उन्हें सचमुच कमा का था। डॉट 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 श्रेया रुकिंग का झाव हुआ मंडप आदरणीय देवी हु के लिजिंग मंडप के निकट था। पूरे रास्ते आदरणीय देवी हु व्यंग्यपूर्ण लहजे में थी। लेडी श्रेया, आप वाकई में बहुत कुशल हैं। आपने न केवल महारानी युन को नाराज किया है, बल्कि सम्राट को भी अपने पक्ष में करने के लिए राजी कर लिया है। कल रात मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि सम्राट लेडी श्रेया को कड़ी सजा देंगे। मैं गर्दन झुकाए बैठी, बस देखती ही रही। और मुझे क्या मिला? सम्राट ने लेडी श्रेया को बुलाया। उन्हें बुलाया, कितना गुस्सा आया। आखिर लेडी श्रेया ने ऐसा क्या किया था कि सम्राट ने महारानी युन को भी नजरअंदाज कर दिया? आदरणीय लेडी हु, क्या पिछली बार आपका प्रसव सुख पर्याप्त नहीं था? ज़िया रुकिंग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नया साल बस 1 महीने दूर है, शायद आप अपने लिए कुछ शांति और सुकून चाहती हूँ। ज़िया रुकिंग की मुस्कान व्यंग्यपूर्ण और बेपरवाह दोनों थी। आप, आदरणीय लेडी हु हकलाते हुए बोली। लेडी श्रेया, इतना घमंड मत कीजिए।
यह मत सोचिए कि आपके क्षणिक अनुग्रह के कारण आप मनमानी कर सकती हैं। मैं बिना किसी डर के मनमानी करूं? ज़िया रुकिंग थोड़ा हैरान थी। यहाँ हमेशा परेशानी खड़ी करने वाला कौन है? जब शांति से जीवन व्यतीत किया जा सकता है तो इतना हंगामा क्यों मचाना? शायद आदरणीय लेडी हु घबरा गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ और बार गुस्से में घुरघुराहट भरी आवाजें निकाली और फिर अपनी महल की दासी के साथ जल्दी से चली गई। ज़िया रुकिंग ने अपना सिर हिलाया और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। शाही उद्यान के छोटे रास्ते से होते हुए जाओहुआ मंडप की ओर वापस चली गई। अगले दिनों में झाओ जुन्याओ ने लेडी ज़िया को 2 बार और बुलाया, जिसके बाद ही वे महारानी निंग और महारानी हुई पिन से मिलने गए। कृपा के मामले में जाहिर है कुलीन उपपत्नी शे कहीं आगे थी। ज़िया रुकिंग ने बस कुछ समय के लिए ही उपस्थिति दर्ज कराई और फिर गायब हो गई। महल की उन कई रानियों में से एक बन गई जिन्हें न तो कृपा मिली और न ही नापसंद। शेया रुकिंग इससे काफी संतुष्ट थी। यही बेहतर है। महल में सबसे स्थिर जीवन ऐसे लोगों के लिए ही होता है। ज़ेड यू ने अपनी मालकिन के लिए अंगीठी को ठीक किया, जो उस समय सोफे पर बैठकर कढ़ाई कर रही थी। ये सुनकर ज़ेड यू हंसे बिना नहीं रह सकी। पहले तो मुझे मालकिन के विचार समझ नहीं आए, लेकिन अब समझ आ गए। शेया रुकिंग ने एक छोटा सा हैंड वार्मर पकड़ रखा था। उसके पैर गर्माहट के लिए रजाई के नीचे दबे हुए थे और उसके हाथों में शियाओ जीजी द्वारा भुना हुआ एक गर्मा गर्म शकरकंद था। ये स्वादिष्ट और मीठा था। तुम महल में अभी कुछ ही समय से हो, समय बीतने के साथ साथ तुम और भी समझ जाओगे, ज़िया रुकिंग ने शकरकंद का एक और टुकड़ा खाते हुए कहा। कोयले पर भुनी हुई चमकदार लाल अर्ध पारदर्शी शकरकंद मीठी चाशनी से लथपथ थी। वैसे महाराज, जब मुख्य प्रबंधक हाय इतने सारे लोगों को लेकर आए थे तो आपने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? ज़ेड यू ने पूछा। मैं सोच रही थी कि वे बड़ी बहनें पहले भी महल में सेवा कर चुकी हैं और जरूर कुशल और निपुण होंगी। मैं तो नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई मौका ही नहीं मिलेगा। और अब? ज़िया रुकिंग ने पूछा। अब मुझे लगता है उन लोगों को नौकरी पर न रखना ही बेहतर है। ज़ेड यू ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। मालकिन और नौकरानी दोनों ही छिपे हुए अर्थ को समझ गईं। कौन जानता था कि वे लड़कियां किसकी जासूस थीं? शेया रुकिंग हंस पड़ी। तुम तो बड़ी समझदार हो लड़की। मेरे साथ सिर्फ तुम और शियाओ जीजी हो। अगर मेरे लिए खाना है तो तुम कभी भूखे नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हें मेरे प्रति वफादार रहना होगा। ज़ेड यू ने अपनी सिलाई की टोकरी नीचे रख दी और घुटनों के बल बैठ गई। मेरे स्वामी, यदि एक दिन ये सेवक आपके साथ कुछ अन्याय करे तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अपनी जान ले लूंगा। जब वह पहली बार महल में दाखिल हुई थी तो उसके स्वामी ने उसके साथ बहन जैसा व्यवहार किया था। अगर वह इस व्यवहार को तोड़ती तो वह सूया कुत्ते से भी बदतर होती। जी यूए, उठो। शेया रुकिंग ने झट से उसे उठाकर खड़ा कर दिया। मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। खुद को देखो। जिन लोगों को आप नौकरी पर रखते हैं उन पर भरोसा करें, और जिन पर आपको भरोसा नहीं है उन्हें नौकरी पर न रखें। चूंकि मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है। धन्यवाद मेरे स्वामी, ज़ेड यू ने भी मुस्कुराते हुए कहा। शेया रुकिंग ने उसे सोफे पर खींच लिया। जल्दी करो बहन ज़ेड यू, मैं अभी भी अपने मोजे पहनने का इंतजार कर रही हूँ। मेरे स्वामी, कृपया अपनी सेविका को परेशान न करें। ज़ेड यू अपनी जिद पर शर्मिंदा थी। मेरी कढ़ाई बहुत खराब है और मैं नहीं चाहती कि कढ़ाई विभाग के लोग इसे करें, इसलिए मुझे आप पर निर्भर रहना पड़ता है। ज़िया रुकिंग ने ज़ेड यू की प्रशंसा करते हुए कहा। मेरे स्वामी, कढ़ाई तो बहुत सरल है। क्या मैं आपको सिखाऊं? फिर किसी दिन आप सम्राट के लिए एक थैली या पंखे के आकार का पेंडेंट बना सकते हैं। अरे छोड़ो ये सब, कढ़ाई की सुई तो बहुत छोटी है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ठीक से पकड़ पाऊंगी। सच तो यह है कि उसने कोशिश की थी, लेकिन उसकी उंगलियों के सिरे सुई चुभने की तरह चुभ गए थे। इसके अलावा उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, इसलिए उसने उस प्रयास को छोड़ने का फैसला किया। मालिक और नौकर यूं ही बातें कर रहे थे तभी शाओ जीजी ने पर्दा उठाया और अंदर प्रवेश किया। उसके हाथों में हरे भरे पत्तों से ढकी एक छोटी टोकरी थी। यह क्या है? ज़िया रुकिंग की आंखें चमक उठी। ये किसी फल जैसा लग रहा था। वे कहते हैं कि ये दक्षिण से भेंट के रूप में भेजे गए फल हैं, जिनमें संतरे और अंगूर शामिल हैं। ज़ियाओ जीजी ने टोकरी नीचे रखते हुए और पत्तों को पीछे धकेलते हुए कहा। ये झाओचेन महल के छोटे झूसी से मिला है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्लभ है। झाओचेन महल के अलावा केवल जियाओफांग हॉल को ही एक छोटी टोकरी मिली है। शायद वह भी इसके जितनी अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि महारानी को भी एक नहीं मिली। इतने बड़े संतरे और अंगूर भी कितने बड़े और एक जैसे हैं। ज़ेड यू ने हैरानी से कहा। शेया रुकिंग बेहद खुश थी। उसने पहले सोचा था कि सर्दियों में खाने के लिए कोई फल नहीं मिलेंगे, इसलिए दक्षिण से आए फल देखकर वह बहुत उत्साहित थी। कितना बढ़िया। जी यूए, बाद में छोटी झूसी के लिए एक बड़ा लाल लिफाफा तैयार करो। उसे चुपचाप भेज दो। हाँ ठीक है। क्या छोटी झूजी ने कुछ और कहा? ज़िया रुकिंग ने फिर पूछा। टोकरी रखने के बाद शाओ जीजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि साल के अंत में झाओचेन महल में काफी काम रहेगा। कुछ दिनों में वे शहर से बाहर जाकर स्वर्ग को बलि भी चढ़ाएंगे, इसलिए सम्राट के पास सचमुच खाली समय नहीं होगा। शेया रुकिंग ने सिर हिलाया। मैं समझ गई। कोई बात नहीं अगर वो व्यस्त है, और कोई बात नहीं अगर वो नहीं आता। क्या इससे ये पता नहीं चलता कि वो अब भी मेरे बारे में सोचता है? इस तरह चुपचाप लाड प्यार पाना ही काफी है। एक संतरे का छिलका उतारकर शेया रुकिंग ने उसे चखा। वह मीठा और स्वादिष्ट था। श्रद्धांजलि से यही उम्मीद थी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतना स्वादिष्ट टेंगेरीन नहीं चखा था। ये संतरे से भी ज्यादा सुगंधित था। मेरे स्वामी, कम खाए। ये काफी ठंडक देते हैं। एक ही काफी है। कोई बात नहीं, बस बाद में शाही रसोई को बता देना कि मेरे लिए मेमने का सूप बना दे ताकि मुझे गर्मी मिल सके। शाओ जीजी ने बात मान ली और फिर कहा, महोदय, भोजन का समय लगभग हो गया है। आप और क्या खाना चाहेंगे? ये सेवक आपका अनुरोध शाही रसोई में जल्दी पहुंचा देगा। क्या खाएं? शेया रुकिंग ने सोफे के पास पड़े चमकते लाल चांदी के धागे वाले कोयले पर नजर डाली और उसे एक विचार आया।
भेड़ के मांस के सूप के अलावा कुछ तिल के केक सुनहरे भूरे रंग तक टोस्ट किए हुए, एक बर्तन मिश्री नाशपाती का सूप, मेमने का एक नरम टुकड़ा, काली मिर्च, नमक और मिर्च पाउडर के कुछ पैकेट और तिल के तेल की एक बोतल मंगवाएं। याद रखना, धारीदार मेमने का मांस कच्चा होना चाहिए। कच्चा, मेरे स्वामी, आपको कच्चे मांस से क्या चाहिए? ज़ेड उसकी इस विनती से चौंक गया। खाने के लिए, बेशक। क्या? अब ज़िया और जीजी भी चौंक गई। उन दोनों को एक दूसरे को खाली निगाहों से घूरते देख ज़िया रुकिंग असहाय महसूस कर रही थी। अरे बाप रे, मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी। बस इतना जान लो कि मैं कच्चा मांस तो कभी नहीं खाऊंगी। तब तुम्हें पता चल ही जाएगा। ओह, ज़िया जीजी शाही रसोई की ओर चल पड़ा। उसका दिल उन सबसे जटिल भावनाओं से भरा हुआ था जिनका उसने कभी अनुभव किया था। जैसे ही वह अंदर आया, शियाओ वेजी उसका अभिवादन करने के लिए आगे आया। आज आदरणीय महोदया क्या खाना चाहती हैं? शाओ जीजी को थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने गुरु के अनुरोधों को एक एक करके बताया। कच्चा मेमना। ज़ियाओ वेजी दंग रह गया। बाकी सब ठीक था, लेकिन लेडी ज़िया को कच्चे मेमने से क्या चाहिए था? हमारे मालिक इसे खाना चाहते हैं, ज़ियाओ जीजी ने हताशा से कहा। बार बार यह पुष्टि करने के बाद कि कोई गलती नहीं हुई है, ज़ियाओ वेजी मेमने को लेने गया। उसका दिल उतनी ही जटिल भावनाओं से भरा हुआ था। लेडी शिया को बेशक अनोखे और विचित्र व्यंजन बहुत पसंद थे। शाही रसोई में सभी को ये बात पता थी और सम्राट ने स्वयं उन्हें अच्छी तरह से भोजन परोसने का आदेश दिया था। लेकिन ये पसंद सचमुच अनोखी थी। जाओहुआ पवेलियन में रसोई छोटी नहीं है और महल में निजी आग जलाना मना है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच इसे कच्चा ही खाना चाहती हूँ? ज़ियाओ जीजी ने मेमने को उठाया और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गई। तभी उसकी टक्कर लिटिल झूसी से हो गई, जो अभी अभी अंदर आ रही थी। आउच! दोनों ने सिर पकड़ते हुए चीख मारी। शाओ जीजी, आज तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ओह, हमारी मालकिन अपने खाने का इंतजार कर रही हैं। मुझे पहले वापस जाना होगा। लाल लिफाफे का काम मैं बाद में कर लूंगा। ये कहकर उसने अपनी टोकरी उठाए और खरगोश से भी तेज दौड़ पड़ा। नन्हा झूठी अपना दर्द से भरा सिर सहलाते हुए हैरान था। उसे क्या हो गया है? वह उस टोकरी में क्या छिपा रहा था जिसे वह किसी को दिखाना नहीं चाहता था? वह अंदर गया और शियाओ वेजी को बुलाकर पूछा, आज शियाओ जीजी को क्या हुआ है? शियाओ वेजी के पास चुपचाप उसे पूरी कहानी बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोटी झूठी भी चौंक गई। लेडी शिया कच्चा मांस खाना चाहती हैं। पलक झपकते ही यह खबर झाओ जुनियाओ के कानों तक पहुंच गई। पता चला कि ली शेनगान ने देखा कि सम्राट पिछले कुछ दिनों से इतने व्यस्त थे कि न तो ठीक से खा रहे थे और न ही सो रहे थे, तो उन्हें एक विचार आया। इसलिए उन्होंने छोटी जूजी को शाही रसोई में ये देखने के लिए भेजा कि क्या कोई नया व्यंजन उपलब्ध है। सम्राट हमेशा इतने थके हुए रहते थे, यह कोई कार का उपाय नहीं था। उन्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना ही था जिससे वे अधिक भोजन कर सकें। हालांकि सम्राट के भोजन की व्यवस्था आमतौर पर झाओचेन महल की छोटी रसोई में होती थी। भव्य शाही रसोई हालांकि हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन वह पल भर में कुछ भी नहीं बना सकती थी। आखिर अच्छा खाना बनाने में समय लगता है ना? एक बढ़िया सूप बनाने में कई शिचेन समय लग जाते हैं। महाराज, आप आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, कृपया थोड़ा और खा लीजिए। ली शेंगन ने देखा कि सम्राट ने खाना खाने के कुछ ही निवाले लिए थे कि उन्होंने खाना हटाने को कहा, इसलिए उनके पास आगे बढ़कर उन्हें मनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। झाओ जुनियाओ ने पकवानों से भरी मेज पर एक नजर डाली, थोड़ा चिढ़ महसूस करते हुए, और अपना हाथ हिलाया। बस बहुत हो गया, मैं अब और नहीं खाऊंगा। वह बचपन से ही इन व्यंजनों को एक दशक से भी अधिक समय से बार बार खाता आ रहा था, अब तो उसे इनमें रुचि ही नहीं रह गई थी। आमतौर पर तो ये सहने योग्य था, लेकिन हाल ही में इतनी सारी परेशानियों के चलते एक लंबे और थका देने वाले दिन के बाद इन व्यंजनों को देखकर उसे और भी चिढ़ होने लगी। जो भी व्यक्ति दिन भर कड़ी मेहनत करता है, वह जानता है कि इतनी मेहनत के बाद व्यक्ति को कुछ सचमुच संतोषजनक, कुछ ऐसा चाहिए जो भूख बढ़ा दे, न कि फीका अधक्का भोजन जो दूसरी नजर डालने लायक भी न हो। चलो चलें, हम देखेंगे कि लेडी शिया क्या कर रही हैं, झाओ जुनियाओ ने उठते हुए कहा। अचानक उसे लेडी जिया से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। वह मन भर खा पी और सो सकती थी, उसे देखना ही सुकून देने वाला था। फिर उसे महल की दूसरी महिलाओं का ख्याल आया। वह जो कुछ भी खाता था, वे भी वही खाना अपना फर्ज समझती थी। वे इतनी नखरे से खाती थी कि चावल का एक दाना भी मुश्किल से छूती थी, सब्जियों को एक एक करके चुन चुन कर खाती थी। ये देखकर किसी को भी गुस्सा आ सकता था। सोचते सोचते वह झाओचेन महल से निकल गया। आह, ली शेनगान ने जवाब दिया, अपने माथे से पसीना पोंछा और जल्दी से उसके पीछे चलने लगा। डॉट डॉट डॉट। झाओ हुआ मंडप। मटन को काटकर मैरिनेट किया गया था। शियाओ जीजी ने चॉपस्टिक्स का एक गुच्छा उठाया और बांस की सीढ़ियां तराशने लगी। जी ह्यूए अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए कोयले की अंगीठी को फिर से जला रही थी। पिछला वाला थोड़ा गंदा था, खाना पकाने के लिए उपयुक्त नहीं था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बाहर से एक तेज आवाज आई। सम्राट आ गए हैं। झाओ जुनियाओ के प्रवेश करने से पहले शिया रुकिंग ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। औपचारिक अभिवादन के बाद झाओ जुनियाओ बैठ गए। सम्राट, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? चाय पेश करने के लिए खुद आगे बढ़ते हुए शिया रुकिंग को थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। झाओ जुनियाओ ने चाय ली, कुछ नहीं कहा और कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों को ऊर्जावान तरीके से भाग दौड़ करते हुए देखती रही। उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, उसके होठों के कोने हल्के से फड़कने लगे। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। ज़िया रुकिंग, ली शेनगान। माहौल अचानक असहज हो गया। शिया रुकिंग के मन में उठने वाले विचार। सम्राट यहाँ क्यों आए? अगर उनका इरादा अंतरंग होना भी था, तो कम से कम उन्हें पहले मेरी नेम प्लेट तो पलट देनी चाहिए थी। तो शायद यह इसके लिए नहीं है। फिर यह किस लिए है? झाओ जुनियाओ के आंतरिक विचार। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुना था कि वो कच्चा मांस खाने वाली है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी बेवकूफ़ी करेगी।
जरूर कोई नया व्यंजन चखने की कोशिश कर रही होगी। अब लगता है मेरा अनुमान सही था, लेकिन मटन में बहुत तेज गंध होती है। मुझे इसकी गंध के कारण ये नापसंद था, इसलिए शाही रसोई इसे बनाने की हिम्मत नहीं करती थी। ये लड़की उतनी बहादुर नहीं लगती। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मुझे ये देने की हिम्मत करेगी। मैं इसे जरूर आजमाना चाहती हूँ। वो जो खाना बनाती है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। दोनों अपने आंतरिक जगत में समृद्ध थे, लेकिन वास्तविक दुनिया की बात करें तो झाओ जुन्याओ आराम से चाय पी रहे थे। शेया रुकिंग उसके बगल में खड़ी थी, बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि सम्राट क्यों आए हैं, लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया। मटन से तेज गंध आ रही है। क्या हम अभी भी कोयले पर भुने हुए मेमने के कबाब बना रहे हैं? सब कुछ तैयार था और सम्राट ने उसे देख लिया था। अब वह क्या करती? सम्राट, क्या क्या आपने भोजन कर लिया है? उसने संकोच से पूछा। उसका इरादा चिंता जताने का था, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, ज़िया रुकिंग को तुरंत पछतावा हुआ। क्या ये एक बेकार का सवाल नहीं है? इतनी देर हो चुकी है। इस दुनिया में कोई भी भूखा मर सकता है, लेकिन सम्राट तो निश्चित रूप से नहीं मरेगा। झाओ जुन्याओ के मन में विचार, मैं सचमुच भूख से मर रहा हूँ। ली शेनगान एक तरफ खड़ा था और धीरे धीरे सम्राट के इरादों को समझने लगा था, लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप ज़िया रुकिंग को अर्थपूर्ण निगाहों से देखता रहा। ज़िया रुकिंग ने उन्हें देखा और झाओ जुन्याओ ने भी। झाओ जुन्याओ ने सोचा, नपुंसकली, वह मूर्ख, आखिरकार एक बार तो सही हो ही गया। अच्छा, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। शेया रुकिंग ने ली शेनगान पर एक नजर डाली, फिर चुपके से झाओ जुन्याओ को 2-3 बार देखा। हैं, क्या वह मुस्कुरा रहा है? पल भर में भला क्या ऐसा था जो समझ में नहीं आया? उसी क्षण वह आगे बढ़ी और आधे घुटने टेक दिए। सम्राट, मैंने अभी तक भोजन नहीं किया है और आधे दिन से भूखा हूँ। सब कुछ तैयार है। बोलने के बाद उसने दया भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। झाओ जुन्याओ ने आखिरकार लगभग खाली हो चुकी चाय का प्याला नीचे रख दिया, हल्के से गला साफ किया और हाथ हिलाया। आगे बढ़ो। यह एक तरह से क्षमादान मिलने जैसा था। धन्यवाद सम्राट। जैसे ही वह जाने वाली थी, ज़िया रुकिंग ने एक पल सोचा और कहा, मैं कोयले पर भुना हुआ मेमना बनाने जा रही हूँ। क्या महाराज इसे चखना चाहेंगे? झाओ जुन्याओ झिझक रहा था। महाराज, काम खत्म होने के बाद आप नहा सकते हैं। बदबू धुल जाएगी और किसी बाहरी व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है, कृपया इसे चख कर देखें। ली शेनगान के इशारे से प्रोत्साहित होकर उसने साहपूर्वक, नर्म पड़कर और फुसलाकर व्यवहार किया। अंत में झाओ जुन्याओ ने न तो हाँ कहा और न ही इनकार किया। शेया रुकिंग ने उसके लिए फैसला सुनाया, तो फिर बात पक्की हो गई। शेयाओ जीजी, कृपया किन्नर ली से कहो कि वह बगल वाले कमरे में चाय और पेस्ट्री के लिए चले जाएं। ली शेनगान मुस्कुराई, सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया और चली गई। मन ही मन वह प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। लेडी ज़िया सचमुच दुनियादारी को समझती हैं, इसीलिए तो सम्राट के मन में उनका स्थान बना रहता है। इस महल में यदि सम्राट आपके बारे में सोचते हैं, तो थोड़ी सी कृपा से भी आपके दिन कठिन नहीं होंगे। शेया रुकिंग ने ZU से कोयले के चूल्हे को गर्म ईंटों के बिस्तर के किनारे पर ले जाने को कहा। छोटी सी मेज पर पके हुए मेमने के सूप का एक बर्तन, भूनने के लिए तैयार मेमने के मांस के कटे हुए टुकड़े, नाशपाती का सूप, तिल के केक और कुछ नाजुक ढंग से तैयार किए गए साइड डिश रखे हुए थे। शेया रुकिंग ने छोटे जूजी द्वारा लाए गए फलों को भी धुलवाकर एक सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे में रखवाया। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था और छोटी सी मेज फलों से भरी हुई थी। झाओ जुन्याओ के पेट में बेकाबू होकर गुड़गुड़ाहट होने लगी। ऊपरी तौर पर तो वह विलासिता और समृद्धि का जीवन जीता था, लेकिन वास्तविकता में उसने कई सचमुच स्वादिष्ट भोजन का स्वाद नहीं चखा था। इसलिए जब ज़िया रुकिंग ने उसे गर्मागर्म चर्बीदार मेमने की एक सीख पेश की, तो वह मना करना चाहता था, लेकिन सहज रूप से उसे ले लिया। यह झाओ जुन्याओ कुछ परेशान थी। मुझे इसे कैसे खाना चाहिए? सीधे काटकर खाना थोड़ा भद्दा लगता है। ZU चुपचाप वहां से चली गई, जिससे गर्म मंडप में केवल सम्राट और सम्मानित महिला ही अकेले रह गए। क्योंकि वे अकेले थे, ज़िया रुकिंग थोड़ा सहज हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, आपको इसे इसी तरह खाना चाहिए। इतना कहकर उसने एक सीख उठाई और उसे चबाते हुए उसमें से एक टुकड़ा निकाल लिया। हालांकि यह थोड़ा भद्दा था, लेकिन इसे देखना बहुत संतोषजनक लग रहा था और झाओ जुन्याओ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने एक टुकड़ा चखा भी। हालांकि उसने उसे लालच से नहीं खाया, लेकिन वह काफी शांत महसूस कर रहा था। महाराज, आपका क्या विचार है? क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? शेया रुकिंग ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। झाओ जुन्याओ ने इसका बड़े ध्यान से स्वाद लिया। मेमने का मांस बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से नरम था। ये स्वादिष्ट था, लेकिन चिकनाई रहित, बहुत ही जायकेदार, हल्का सा तीखापन लिए हुए और जीभ की नोक पर हल्का सा झंझनाहट का एहसास करा रहा था। इस स्वाद ने उनकी भूख को पूरी तरह से बढ़ा दिया। शेया रुकिंग ने बड़े चाव से सीपियां चट कर ली। मेरे पिछले जीवन में ठीक इसी तरह का स्वाद दिन भर की थकान को दूर कर देता था, जिससे मुझे यह एहसास होता था कि दिन भर की व्यस्तता सार्थक थी। उसने सोचा, सम्राट का दिन काफी थका देने वाला रहा होगा, उन्हें इसमें भी जरूर मजा आ रहा होगा। दिन भर की थकान के बाद स्वादिष्ट भोजन कौन नहीं खाना चाहेगा? आखिर सम्राट भी तो इंसान ही है। शेया रुकिंग ने उसका उपहास नहीं किया, बल्कि उसे धीरे से मार्गदर्शन दिया और झाओ जुन्याओ धीरे धीरे खुद को सहज महसूस करने लगा। यहाँ कोई नागरिक या सैन्य अधिकारी नहीं थे, कोई उलझे हुए नियम नहीं थे, बस स्वादिष्ट भोजन था। बाहर ठंडी हवा जोर जोर से चल रही थी। कमरे के अंदर वे दोनों छोटे कोयले के चूल्हे के पास बैठे मांस भूनकर खा रहे थे। झाओ जुन्याओ धीरे धीरे और भी ज्यादा बेफिक्र हो गया और आखिरकार उसने खुद ही सीखों पर मांस पिरोकर भूनना शुरू कर दिया। क्या ये पक गया है? उसने डरते हुए एक सीख को अकड़कर ऊपर उठाते हुए पूछा। कान पर नंगे पैर रखे हुए शेया रुकिंग ने एक नजर डाली और जवाब दिया, यह अभी तैयार नहीं है, इसे भूनते रहो। उसने निडर होकर बिना किसी डर के साहपूर्वक आदेश दिया।
ओह, झाओ जुनियाओ गंभीर भाव से उसी मुद्रा में बने रहे। उस क्षण जया रुकी को लगा कि सम्राट एक साधारण बड़े लड़के से ज्यादा कुछ नहीं है। भले ही उसकी कई रखेले हों, फिर भी वह नापसंद करने लायक नहीं है। उसके साथ रहना बहुत सुखद है और मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं बाकी बातों के बारे में सोचना नहीं चाहती, उनके बारे में सोचना व्यर्थ है। जैसे ही उसके विचार वर्तमान में लौटे, उसने झाओ जुनियाओ को एक जली हुई सीख पकड़े हुए देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। सीख का एक हिस्सा जल गया था, जबकि दूसरा हिस्सा अभी भी कच्चा था। झाओ जुनियाओ ने उसे वहीं पकड़े रखा, हिलने की हिम्मत नहीं की। ये दृश्य तेजी से हास्यास्पद होता जा रहा था। हाँ, महाराज, आप। झाओ जुनियाओ को लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई है। वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, गंभीर दिखने की चाहत में, लेकिन फिर वह भी हंसे बिना नहीं रह सका। महाराज, आप राज्य के बड़े मामलों का प्रबंधन करते हैं। ये छोटी मोटी चीजें मैं संभाल सकती हूँ। कृपया बस थोड़ा और खा लीजिए। कुछ देर हंसने के बाद जया रुकिंग ने चतुराई से हंसना बंद कर दिया। उसकी तारीफ करते हुए वह खुद आगे बढ़कर सीपियां भूनने लगी। उन दोनों ने दोबारा खाना शुरू कर दिया। झाओ जुनियाओ ने बड़े आराम से यह भोजन किया। तमाम झंझटों और नियमों को दरकिनार करते हुए वह खुश होने पर हंसता था और भूख लगने पर खाता था। उसे बेहद अच्छा महसूस हो रहा था। पेट भरकर खाने के बाद दोनों ने ठंडा नाशपाती का सूप पिया और फिर कमरे की सफाई के लिए किसी को बुलाया। ली शेनगान को कुछ बेचैनी महसूस हुई। सम्राट के जाने का कोई इरादा न दिखाते हुए क्या यह संभव है कि उनका इरादा यही रहने का हो? हालांकि छठे दर्जे का एक मास्टर सम्राट को ठहरा सकता था, लेकिन झाओ हुआ मंडप सरल और दूरस्थ दोनों था। किसी सम्मानित महिला के लिए ठहरने की व्यवस्था कितनी शानदार हो सकती है। इसीलिए जब सम्मानित महिलाएं रात भर सेवा करती हैं, तो सम्राट आज भी उन्हें अपने महल में बुलवाते हैं। लेकिन अब नहाने के लिए पानी तैयार करो, झाओ जुनियाओ ने अचानक आदेश दिया। हाँ, ली शेनगान ने जल्दी से जवाब दिया। इसका मतलब है कि वह रात भर यही रुकेंगे, उन्होंने सोचा। लगता है लेडी जिया को सम्राट के दिल में वाकई जगह मिल गई है। किसी सम्मानित महिला के निवास पर रात बिताना, ये तो वाकई पहली बार है। जब स्वामी स्नान कर रहे थे, तब जी युए ने झाओचिन महल से कुछ राजसी दासियों को कमरे की सफाई के लिए बुलाया। सभी बिस्तर और गद्दे बदल दिए गए, छोटी गर्म मेज को साफ किया गया और फर्श पर पोछा भी लगाया गया। अंत में ताजी हवा आने देने के लिए खिड़कियां खोल दी गईं, जिससे कमरे की दुर्गंध का अंतिम अंश भी दूर हो गया। एकमात्र कमी ये थी कि एयर कंडीशनिंग बदलने के कारण अंदर का कक्ष ठंडा था। स्नान कक्ष से बाहर निकलते ही जया रुकी तुरंत एक गेंद की तरह सिकुड़ गई। इतनी ठंड, बिस्तर पर गर्म पानी की बोतल रख दी गई है, बिस्तर पहले से ही गर्म है। जेडयू ने अपने बालों को पोंछने के लिए सूखे तौलिए का इस्तेमाल करते हुए कहा। सम्राट अभी भी मौजूद थे, इसलिए उसने जया रुकिंग को पहले अंदर जाने का सुझाव देने की हिम्मत नहीं की। मुझे सम्राट के साथ जुड़ना होगा। जया रुकिंग ने खुद को कंबल में लपेट लिया और भी ज्यादा कांपने लगी। ये नौकर सम्राट को कपड़े पहनने में मदद करेगा। जया रुकिंग कांपते हुए पास पहुंची। झाओ जुनियाओ, जिसने केवल भीतरी वस्त्र पहना हुआ था और जिसकी छाती नंगी थी, साल भर मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था और उसका शरीर भी मजबूत था, इसलिए उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसी क्षण जया रुकिंग का चेहरा ठंड से पीला पड़ते देख उसने बिना सोचे समझे उसे गर्म बिस्तर पर लिटा दिया। बाहर मत आओ, उसने सख्ती से कहा। जब वह झुका तो उसकी छाती की मांसपेशियां स्पष्ट रूप से उभरी हुई थी, जो एक समान स्वस्थ चमक से दमक रही थी। गल्प, एक महिला ने मुश्किल से घूंट भरा और आज्ञाकारी होकर बिस्तर में घुस गई। उस रात झाओ जुनियाओ आधी रात तक लगातार काम करता रहा। कोई चारा नहीं था, भरपेट खाने पीने के बाद सोने के लिए थोड़ा हिलना डुलना तो जरूरी था ही। अगले दिन शेया रुकिंग फिर भी समय पर महारानी से मिलने गई। हालांकि सभी लोग उसे कुछ हद तक नापसंद करते थे, लेकिन उनमें कोई कमी नहीं थी। कुछ तीखे ताने मारने के बाद उन्होंने बात को वहीं छोड़ दिया। 12वें चंद्रमाह की 20 तारीख को हम सब सम्राट के साथ शहर से बाहर निकलकर स्वर्ग को बलि अर्पित करेंगे। सभी को अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। महारानी ने अपने ऊंचे आसन पर शान से बैठते हुए कहा। अगर किसी चीज की कमी हो तो गृह मंत्रालय में जाकर उसे ले आना। हाँ, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। महारानी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कुछ देर तक बातचीत की अध्यक्षता करने के बाद उन्हें विदा कर दिया। शाही रानियों ने सम्मान व्यक्त किया और जियाओफांग हॉल से प्रस्थान किया। जया रुकिंग सीधे जाओहुआ मंडप लौट गई ताकि नींद पूरी कर सके। पिछली रात उन्हें नींद की बहुत कमी थी। जब महारानी अपने भीतरी कक्ष में लौटी तो सुबह का भोजन पहले ही परोसा जा चुका था। यह अभी अभी बना दूध और चिड़िया के घोंसले का सूप है। महाराज, कृपया इसे चखें, यू लैन ने अपना भोजन करते हुए कहा। महारानी ने कटोरा उठाया, एक घूंट पिया और आंखें सिकोड़ ली। लेडी शेया सचमुच भाग्यशाली हैं, उन्होंने अचानक कहा। अपनी खराब सेहत के बावजूद वह अब भी सम्राट के मन में बसी हुई है। और फिर भी वह इतनी समझदार है कि शायद ही कभी बाहर जाती है, जिससे आलोचना की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। सावधानी बरतना कितना जरूरी है। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस महल में एक और कुलीन उपपत्नी शिव का उदय हो। महाराज, पिछली बार आपने जिन जानकारियों की जांच करने को कहा था, वे सब यहाँ मौजूद हैं, यू लैन ने बताया। लेडी शेया एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता केवल एक काउंटी मजिस्ट्रेट हैं। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था और सौतेली मां द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार हुई, जिससे उनका स्वास्थ्य कमजोर हो गया है। मेरी राय में यह कोई बड़ी बात नहीं है। उनका पारिवारिक इतिहास स्पष्ट है। सम्राट शासन को सर्वोपरि मानते हैं। यू लैन ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि महारानी पहले ही इसका निहितार्थ समझ चुकी थी। वास्तव में किसी काउंटी मजिस्ट्रेट की बेटी का पसंदीदा बनना किसी ग्रैंड प्रीसेप्टर की बेटी के पसंदीदा बनने से कहीं बेहतर है। कोई बात नहीं, उसे रहने दो, महारानी ने घोषणा की। सम्राट द्वारा क्षण भर के लिए उस पर कृपा करना, उसके प्रति थोड़ा और स्नेह दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर बात पक्की हो गई।
महाराज कृपया थोड़ा और पीजिए, कहते हैं कि यह शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होता है। यू लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। महारानी ने दोबारा कटोरा उठाया और धीरे धीरे पीना शुरू कर दिया। महाराज आपने 12वें चंद्रमाह की 20 तारीख को होने वाले दिव्य यज्ञ की व्यवस्था कैसे की है? यू लैन ने पूछा। महारानी मुस्कुराई। इसे और कैसे आयोजित किया जा सकता है? आंतरिक मामलों का मंत्रालय रथ और घोड़े तैयार करेगा, बाकी सब कुछ प्रत्येक महल को स्वयं तैयार करना होगा। सम्राट ने हमें कुछ दिनों के लिए दक्षिणी उद्यान में रहने और नव वर्ष के बाद लौटने का निर्देश भी दिया है। आने जाने में 3-4 दिन लगेंगे। मैं जाकर महाराज के लिए तैयारी करूंगा। हम, महारानी ने सिर हिलाया। चू राजवंश में यह प्रथा थी कि वर्ष के अंत में राजा स्वयं आकाशीय यज्ञ करते थे। यह यज्ञ प्रजा पर अपनी कृपा और आशीर्वाद के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करने और आने वाले वर्ष में अनुकूल मौसम की कामना करने के लिए किया जाता था। आकाशीय यज्ञ नव वर्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण था। शाही परिवार के सभी सदस्य और हरम की सभी महिलाएं, सभी को एक साथ जाना पड़ता था। दूसरे शब्दों में, यदि आप शाही परिवार के सदस्य थे और छठे पद या उससे ऊपर के थे, तो आपको इसमें शामिल होना अनिवार्य था। शेया रुकिंग के घर पर जियोए ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। सैर के लिए आवश्यक सभी चीजें तैयार थी। 12वें चंद्रमाह की 20 तारीख को आधी रात तक सैकड़ों घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियां तैयार थीं और महल के द्वार पर सुबह से ही इंतजार कर रही थी। रात के चौथे पहर में ज़िया रुकिंग, जो आधी नींद में और आधी जाग रही थी, को ज़ेडयू ने कपड़े पहनाए और उसका मेकअप किया और उसे महल के द्वार पर इंतजार कर रही गर्म पालकी में भेज दिया। एक सम्मानित महिला केवल एक ही राजसी दासी को साथ ले जा सकती थी, इसलिए जियो उसके साथ गई, जबकि ज़ियाओ जीजी द्वार की रक्षा के लिए पीछे रह गई। महल के द्वार पर कई सरदार पहले ही पहुंच चुके थे और सभी ने अपनी अपनी गाड़ी ले ली थी। ज़िया रुकिंग की पालकी जुलूस के सबसे पीछे सबसे छोटी गाड़ी के बगल में आकर रुक गई। अपनी मालकिन को गाड़ी में बिठाने के बाद ज़ेडयू भी गाड़ी में चढ़ गई। ठंड के कारण शेया रुकिंग की नींद सफलतापूर्वक खुल गई। डिब्बे के अंदर वाकई बहुत ठंड है। मैं एक लबादा लाया हूँ, कृपया इसे अपने चारों ओर ओढ़ लें, महारानी जी। ज़ेडयू ने कहा। गाड़ी तो बस कपड़े की एक पतली परत है, इसीलिए ठंड लग रही है। ये गाड़ी इतनी छोटी क्यों है? पूरी तरह से जाग चुकी ज़िया रुकिंग ने पूछा। मैंने पहले जो टीवी सीरियल देखे हैं, उनमें गाड़ियाँ कितनी बड़ी और हवादार होती थी। ये वाली तो बहुत छोटी है। इसमें चाय की मेज रखने की भी जगह नहीं है, पैर रखना भी मुश्किल है। ज़ेडयू ने कुछ अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। महामहिम, आपका रत्न केवल छोटा है, बल्कि वह बिल्कुल पीछे की ओर है। शेया रुकिंग अवाक रह गई। लगता है मेहनत करना जरूरी है। मैं हमेशा निचले पायदान पर ही नहीं बैठा रह सकता। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, अभी लंबा रास्ता तय करना है। इतनी जल्दी क्या है ना? काफिला यंग घंटे पर रवाना हुआ। स्वाभाविक रूप से शाही रथ सबसे आगे था, जिसके आगे आगे शाही अंगरक्षकों की 2 पंक्तियां चल रही थी। उसके पीछे महारानी का भव्य चबूतरा था, फिर महारानी का, शाही कुलीन पत्नियों का और राजकुमारों का। जुलूस को पद के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया था, जब तक कि अंत में केवल ज़िया रुकिंग और आदरणीय महिला हु ही शेष रह गई। सौभाग्य से आदरणीय लेडी हु मुझसे भी काफी पीछे हैं, एकदम आखिरी छोर पर। ज़िया रुकिंग ने कुछ राहत के साथ सोचा। उसने अपने आप को एक मोटे लिबादे में लपेट लिया और गाड़ी में ही सो गई। थोड़ी देर सो जाए, मेरी मालकिन, ज़ेडयू ने सलाह दी। एक बार जब हम पहुंच जाएंगे तो आप सो नहीं पाएंगी। दिव्य यज्ञ एक महत्वपूर्ण आयोजन था। भले ही किसी के पास इस आयोजन को देखने की भी योग्यता न हो, फिर भी उसे श्रद्धापूर्वक बाहर घुटने टेक कर बैठना पड़ता था। आह, ज़िया रुकिंग ने धीरे से आह भरी। मैं कुछ खाना लाया हूँ, अगर आपको भूख लगे तो आप थोड़ा सा खा सकती हैं, ज़ेडयू ने कहा। हम, ज़िया रुकिंग ने सहमति जताई। टीवी सीरियल देखे हैं, उनमें गाड़ियाँ कितनी बड़ी और हवादार होती थी। ये वाली तो बहुत छोटी है, इसमें चाय की मेज रखने की भी जगह नहीं है, पैर रखना भी मुश्किल है। ज़ेडयू ने कुछ अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। महामहिम, आपका रत्न केवल छोटा है, बल्कि वह बिल्कुल पीछे की ओर है। शेया रुकिंग अवाक रह गई। लगता है मेहनत करना जरूरी है। मैं हमेशा निचले पायदान पर ही नहीं बैठा रह सकता। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, अभी लंबा रास्ता तय करना है। इतनी जल्दी क्या है ना? काफिला यंग घंटे पर रवाना हुआ। स्वाभाविक रूप से शाही रथ सबसे आगे था, जिसके आगे आगे शाही अंगरक्षकों की 2 पंक्तियां चल रही थी। उसके पीछे महारानी का भव्य चबूतरा था, फिर महारानी का, शाही कुलीन पत्नियों का और राजकुमारों का। जुलूस को पद के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया था, जब तक कि अंत में केवल ज़िया रुकिंग और आदरणीय महिला हुई शेष रह गई। सौभाग्य से आदरणीय लेडी हु मुझसे भी काफी पीछे हैं, एकदम आखिरी छोर पर। ज़िया रुकिंग ने कुछ राह के साथ सोचा। उसने अपने आप को एक मोटे लिबादे में लपेट लिया और गाड़ी में ही सो गई। थोड़ी देर सो जाए, मेरी मालकिन, ज़ेडयू ने सलाह दी। एक बार जब हम पहुंच जाएंगे तो आप सो नहीं पाएंगी। दिव्य यज्ञ एक महत्वपूर्ण आयोजन था। भले ही किसी के पास इस आयोजन को देखने की भी योग्यता न हो, फिर भी उसे श्रद्धापूर्वक बाहर घुटने टेक कर बैठना पड़ता था। आह, ज़िया रुकिंग ने धीरे से आह भरी। मैं कुछ खाना लाया हूँ, अगर आपको भूख लगे तो आप थोड़ा सा खा सकती हैं, ज़ेडयू ने कहा। हम, ज़िया रुकिंग ने सहमति जताई। चेन होर पर जुलूस स्वर की वेदी पर पहुंचा। शुभ मुहूर्त से पहले सभी लोग अपने अपने निर्धारित स्थानों पर घुटने टेक कर बैठ गए। शेया रुकिंग की जगह अभी भी सबसे दूर कोने में थी, आदरणीय महिलाओं के ठीक बगल में। जमीन बर्फ की तरह ठंडी थी, वह बिल्कुल भी घुटने टेकना नहीं चाहती थी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद ज़िया रुकिंग आज्ञाकारी भाव से घुटनों के बल बैठ गई। सौभाग्य से ये लबादा काफी मोटा है, उसने सोचा। इस पर घुटने टेकने से ठंड नहीं लग रही है, वरना इन घंटों में मेरे घुटने पंगु हो जाते। मेरी मालकिन, अभी भी कुछ पेस्ट्री बची है, क्या आप और लेना चाहेंगी? ज़िया रुकिंग के बगल में घुटनों के बल बैठी ज़ेडयू ने फुसफुसाते हुए कहा। शेया रुकिंग का चेहरा उतर आया। मेरा पेट इतना भरा हुआ है कि फट सकता है। अगर मैं एक दिन भी न खाऊं तो भी मुझे भूख नहीं लगेगी। इससे पहले गाड़ी में उसने कई सूप पकौड़े और झींगा शुमाई खाए थे। ये सभी पिछली रात शियाओ जीजी द्वारा लाए गए थे और कोयले की अंगीठी पर गर्म रखे गए थे। उसका पेट भरा हुआ था, लेकिन पेशाब आने के डर से उसने पानी पीने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसे उस समय प्यास भी नहीं लगी थी, इसलिए वह घुटनों के बल बैठी रही। अपना सिर झुकाते हुए शेया रुकिंग की पलकें झुक गईं और वह दिवास्वप्न देखने लगी। उनके बगल में बैठी आदरणीय महिला हु सहज महसूस नहीं कर रही थी। आज उन्हें सम्राट के दर्शन करने का अवसर मिल रहा था। अपनी शालीनता बनाए रखने के लिए उन्होंने अतिरिक्त वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था। पेट में कम भोजन होने के कारण वे कुछ ही देर तक घुटनों के बल बैठी रही, फिर असहनीय रूप से बैठने लगी। उन्हें ठंड और भूख दोनों लग रही थी और ठंड से उनका चेहरा पीला पड़ गया था। अंत में उन्होंने ईर्ष्या से भरी निगाहों से शेया रुकिंग के मोटे लिबादे को देखा।
मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। शेया रुकिंग ने सोचा। ये घुटने टेकने की स्थिति पूरे 3 चेन तक चली। मोर्चे पर बलि की रस्में समाप्त होते ही सलामी तोपों की गर्जना हुई और अनुष्ठान अधिकारी ने सभी को खड़े होने का आह्वान किया। तभी ज़िया रुकिंग का चेहरा भी पीला पड़ गया था। 12वें चंद्र महीने की कड़ाके की ठंड और बर्फीले मौसम में 6 घंटे से अधिक समय तक घुटनों के बल बैठे रहना यह कोई सहन नहीं कर सकता। महारानी अपनी उम्र के कारण कुछ देर तक घुटने टेककर बैठी रही और फिर उठ गई। महारानी सम्राट के साथ थी, इसलिए उन्हें ज्यादा देर तक घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ी। अन्य सभी रानियां निर्धारित समय तक घुटने टेककर बैठी रहीं, लेकिन उनमें से कुछ बेहोश हो गईं। सौभाग्य से साउथ गार्डन बहुत पास था, शिचेन की आधी दूरी से भी कम। वहां सब कुछ अच्छी तरह से तैयार था और पहुंचने पर सभी लोग आराम कर सकते थे। वे गर्म खाना खा सकते थे या गर्म पानी से नहा सकते थे, वहां कोई पाबंदी नहीं थी। शेया रुकिंग और आदरणीय महिला हु को एक छोटे बेहद एकांत आंगन में बैठाया गया था। जुलूस के आगे चल रही गाड़ियां बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। शेया रुकिंग और आदरणीय महिला हु अंतिम गाड़ियों में से थी। रथ से उतरने के बाद आदरणीय महिला हु तेजी से ज़िया रुकिंग के पास से गुजरी और आक्रामक रूप से आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। जी यूई ने धीरे से नाक सिकुड़ी। ये क्या कर रही है? क्या उसे सच में लगता है कि वो सम्राट के जुलूस के साथ चल पाएगी? बदकिस्मती से उसका पद इतना नीचा है कि वो कामयाब नहीं हो पाएगी। उसने सोचा, बेहतर होगा कि वो अपनी हदें पार न करे। शेया रुकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और लापरवाही से बात को जाने दिया। आंगन में प्रवेश करते ही आदरणीय लेडी हु ने मुख्य हॉल पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिससे केवल 2 पार्षद हॉल ही बचे थे। ज़ेयू गुस्से से भड़क उठी। इसका क्या मतलब है? इसीलिए तो वो इतनी तेजी से भागी, तो यही उसकी योजना थी। चुप रहो, बकवास मत करो, ज़िया रुकिंग ने चेतावनी दी। वो पिछले साल यहाँ आई थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से कुछ अनुभव है। बस धैर्य रखो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें ये सब सहना पड़ा। स्वर्ग की उपासना के दौरान उपद्रव करना मृत्यु को दावत देने के समान था। बगल का हॉल छोटा था लेकिन नया बना हुआ और साफ सुथरा था, इसलिए वह बहुत खराब नहीं था। हालांकि अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन ज़िया रुकिंग को कड़ाके की ठंड लग रही थी। शाही रसोई से भेजा गया कुछ खाना खाने के बाद वह सो गई। मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद आदरणीय लेडी हु बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन इंतजार करते करते ज़िया रुकिंग की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। धीरे धीरे उनकी रुचि कम हो गई और कुछ अपशब्द बुदबुदाने के बाद उन्होंने इस मामले को समाप्त कर दिया। कुछ भोजन करने और थोड़ी देर आराम करने के बाद आदरणीय महिला हु को तेज बुखार हो गया। महल की दासी रोन की भयभीत हो गई और लड़खड़ाते हुए मुख्य क्षेत्र में सूचना देने पहुंची। अप्रत्याशित रूप से सामने की ओर अफरा तफरी मच गई और महल के सेवक एक आंगन के सामने हर जगह घुटने टेककर बैठ गए। पूछताछ करने पर रोन की को यह खबर पता चली, महारानी उनका गर्भपात हो गया था। गर्भपात? शाही चिकित्सक कहाँ हैं? रोन की ने हड़बड़ी में पूछा। हे भगवान, मिस, क्या आप भ्रमित हैं? इस समय शाही चिकित्सक कहाँ हो सकते हैं? छोटे हिजड़े ने कुछ अधीरता से कहा। धन्यवाद हिजड़े, रोन की ने पीला चेहरा करके जवाब दिया और वापस लौट गई। वह तेज बुखार से पीड़ित अपनी मालकिन की मदद करने में असमर्थ थी और ऐसे समय में वह शाही चिकित्सक से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। आंगन के अंदर महारानी यूं फूट-फूट कर रो रही थी, जबकि कई शाही चिकित्सक चुपचाप जमीन पर घुटने टेककर बैठे थे। महारानी मां पास ही बैठी गहरी आहें भर रही थी। महारानी, शाही पत्नी शेह और अन्य लोगों के चेहरे पर भावहीनता छाई हुई थी, मानो वे ठंड से जम गए हों। सम्राट, आपकी पत्नी हमारे बच्चे की रक्षा करने में विफल रही। आपकी पत्नी दोषी है। झाओ जुनियाओ पलंग के बगल में एक स्टूल पर बैठे थे, उनका चेहरा गंभीर था। महारानी उनका रोना उन्हें खल रहा था, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। लगता है हम और बच्चा एक दूसरे के भाग्य में नहीं थे। महारानी, अत्यधिक शोक न करें। महारानी ने भी बोलना शुरू किया। शाही चिकित्सकों ने आखिरी बार उनकी नाड़ी की जांच कब की थी? इतना महत्वपूर्ण मामला और किसी को पता ही नहीं था। दरअसल महारानी यूं को अपनी गर्भावस्था का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बर्फ और हिम में इतनी देर तक घुटनों के बल बैठे रहने के कारण स्वाभाविक रूप से गर्भपात हो गया था। इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता था। झाओ जुनियाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शाही चिकित्सा ब्यूरो के सभी कर्मचारियों को आधे साल का वेतन काटना पड़ेगा। ऐसा दोबारा न हो। शाही वंश को आगे बढ़ाना सर्वोपरि था, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं थी। महिलाओं की संख्या कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन बच्चे अलग थे। झाओ परिवार के राज्य की उचित रक्षा के लिए वह अकेले पर्याप्त नहीं थे, उन्हें कई प्रतिभाशाली बच्चों की आवश्यकता थी। सम्राट द्वारा मामले को आगे न बढ़ाने पर शाही चिकित्सकों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सम्राट को उनकी दया के लिए धन्यवाद दिया और नुस्खे लिखने के लिए जल्दी से चले गए। महारानी आगे बढ़ी, जो सदाचार और शालीनता की साक्षात मूर्ति थी। बहन, इतना दुखी मत हो, तुम अभी जवान हो, आखिरकार तुम्हारे बच्चे होंगे। कृपया अपने स्वास्थ्य को नुकसान मत पहुंचाओ। कुलीन महारानी शेह ने ठंडी निगाहों से तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। महारानी यूं गुस्से से उबल रही थी, लेकिन सम्राट की उपस्थिति में उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और केवल दांत पीसकर चुप रही। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद महारानी, आपके पति को याद रहेगा। झाओ जुनियाओ ने संतुष्टि भरी निगाहों से महारानी की ओर देखा और निर्देश दिया। ठंड है और महारानी यूं कमजोर है, मैं महारानी से उनकी अच्छी देखभाल करने का अनुरोध करूंगा। महारानी तुरंत घुटनों के बल बैठ गईं। आप निश्चिंत रहें, महाराज आपकी पत्नी बहन यूं का पूरा ख्याल रखेंगी। झाओ जुनियाओ ने सिर हिलाया, कुछ और निर्देश दिए और फिर अपने दल के साथ चले गए। बच्चा तो जा चुका था, अब वो और क्या कर सकते थे। महारानी पलंग के पास बैठी, कुछ देर तक दिखावटी सांत्वना दी और फिर अपने परिचारकों के साथ शालीनता से चली गई। कुलीन महारानी शेह ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वह खुद पर बहुत खुश होगी। एक नेवला मुर्गी को नए साल की बधाई देने आता है, उसके इरादे अच्छे नहीं होते। महारानी ने आंसुओं के बीच कड़वाहट से बुदबुदाया। रोना बंद करो, अगर तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम गर्भवती हो तो किसे दोष दोगी? नोबल कंसोर्ट शेह ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि मेरे मन का एक हिस्सा अफसोस जता रहा था, लेकिन साथ ही मुझे थोड़ी राहत भी महसूस हो रही थी। महारानी शेह ने सोचा, शुक्र है कि उनका गर्भपात हो गया, वरना महारानी उन बेटों को पालने में सक्षम है। अगर उन्होंने बेटे को जन्म दिया होता तो वह मुझे नहीं मिलता। अगर उन्होंने युवराज को जन्म दिया होता तो कौन जानता भविष्य में क्या होता। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने जन्म ही नहीं दिया। यंग युवी बाहर से अंदर आई, झुककर प्रणाम किया और कहा, महामहिम, सम्राट यहुआ मंडप गए हैं। यहुआ पवेलियन वह स्थान था जहां नोबल कंसोर्ट शेह निवास करती थी, जो महारानी के आवास के बाद दूसरे स्थान पर आने वाला एक विशाल और सुंदर परिसर था। यह महारानी समझ गई हैं, आप जा सकती हैं। नोबल महारानी शेह ने उत्तर दिया। हाँ। नोबल कंसोर्ट शेह ने कंसोर्ट यूंग की ओर देखा और आह भरी। बस करो, आराम करो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस काइडी को मेरे पास बुला लेना। हालांकि वह महारानी यूंग की मूर्खता को तुच्छ समझती थी, लेकिन आखिरकार महारानी यूंग भी उन्हीं में से एक थी। वह इस कहावत को भली भांति जानती थी कि जब होंठ सूख जाते हैं तो दांत ठंडे पड़ जाते हैं। इस हरम में केवल महारानी ही सहयोगी नहीं हो सकती थी। नोबल कंसोर्ट शेह के जाने के बाद कंसोर्ट यूंग दरवाजे की ओर खाली निगाहों से देखती रही। पल भर में उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए और बहने लगे। सम्राट ने कब से मेरी पूजा करना बंद कर दिया। अगर पहले की बात होती तो सम्राट जरूर मेरे साथ आते, लेकिन अब प्रिय उपपत्नी शेह ही मेरी प्रिय हैं। बचपन का रिश्ता वाकई अलग होता है। महाराज, आपकी दवा लेने का समय हो गया है। काइडी ने दवा का कटोरा लाते हुए कहा। महारानी ने उसे देखा, अपने आंसू रोके रखे, अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और सारा पी लिया। उसके दिल में कड़वाहट और भी बढ़ गई। महामहिम, कृपया थोड़ा आराम कीजिए। काइडी ने खाली कटोरा उठाया और उन्हें कंबल उड़ा दिया। कैदी, सम्राट ने आखिरी बार यहाँ रात कब बिताई थी? काइडी ने भारी मन से उत्तर दिया, जब से तुम शाही अध्ययन कक्ष में जिनसेन का सूप लेकर आए और सम्राट को क्रोधित किया, तब से नहीं। तब से वह वापस नहीं आए हैं। महारानी ने सोच में डूबी अपनी आंखें सिकुड़ी, फिर धीरे से नाम बोला, लेडीशिया। वो धूर्त औरत, उसने सम्राट को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। कुलीन उपपत्नी शेह का पसंदीदा होना एक बात है, लेकिन ये लेडीशिया, ये तो बिल्कुल ही तुच्छ है। आखिरकार मुझे कोई मिल ही गया जिस पर मैं अपना गुस्सा निकाल सकूं।
महारानी अपने आंगन में लौटी और नौकरों को विदा कर दिया। तभी उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। गर्भपात अच्छा हुआ, अब जब उसका गर्भपात हो गया है तो मुझे और परेशान नहीं होना पड़ेगा। वह हमेशा से यही मानती आई थी कि राजपरिवार का वैद्य सबसे बड़ा बेटा उसी की कोख से पैदा होना चाहिए। अगर कोई उसकी राह में रुकावट डालने की हिम्मत करता तो वह अपने हाथों को खून से रंगने से भी नहीं हिचकती। बधाई हो महाराज, यूलैन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने पूछा, सम्राट ने आपको महारानी यून की देखभाल करने का निर्देश दिया है? महाराज, आप इस संबंध में क्या व्यवस्था करने की योजना बना रहे हैं? महारानी ने बोलने से पहले कुछ क्षण सोचा। इसका इंतजाम कैसे किया जाए? शाही चिकित्सा बयूरो को निर्देश दें कि वे उसका अच्छे से ख्याल रखें। अगर उन्होंने कोई गलती की तो मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगा। इसके अलावा महारानी यून का अभी गर्भपात हुआ है और उन्हें अपने गर्भधारण माह का पालन करना है। उनके पास वहाँ कोई योग्य परिचारिका नहीं है। आप इसका ध्यान रखें और एक अनुभवी नन को चुनकर उनकी सेवा के लिए भेजें। याद रखें, महारानी यून का शीघ्र स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। जी महाराज, यूलैन ने सब कुछ लिख लिया। महारानी ने चाय का प्याला उठाया, हल्की सी घूंट ली और उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। अगर सम्राट ने मुझे उनकी देखभाल करने के लिए कहा है तो मैं निश्चित रूप से उनकी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। वे मेरे अच्छे कर्मों पर अवश्य ध्यान देंगे। वैसे भी महारानी तो मैं ही हूँ, मुझे दया, उदारता और समझदारी दिखानी ही चाहिए, है ना? कुलीन उपपत्नी शेख चाहे कितनी भी कृपा प्राप्त कर ले, वे फिर भी एक उच्च पदस्थ उपपत्नी ही है। आज के स्वर्गारोहण समारोह में सम्राट के साथ कौन था, कौन उनके साथ चल रहा था, कौन उनके साथ प्रणाम कर रहा था? वह मैं ही थी, फैन मैगजीन। बस इतना ही काफी है। महामहिम सचमुच दयालु और उदार हैं। यूलैन ने भोजन पात्र से दूध के साथ पके हुए चिड़िया के घोंसले का एक कटोरा निकाला और उसे महारानी के सामने रख दिया। महारानी ने छोटी सी जैद की चम्मच उठाई और धीरे से हिलाई। उन्हें एक घूंट पीने की कोई जल्दी नहीं थी। वह मुस्कुराई और बोली, इस महल की सुंदरियां शाही उद्यान के फूलों की तरह हैं, मौसम दर मौसम वे आती जाती रहती हैं। उन ताजी और नाजुक फूलों की कलियों को देखकर मुझे भी आनंद आता है। सम्राट को जो भी पौधा पसंद आए, हमें बस उनकी ओर से उसकी लगन से देखभाल करनी होगी, खाद डालना, पानी देना, उसकी शाखाओं और पत्तियों की छंटाई करना। यह मौसम बीत जाने के बाद नई कलियां स्वाभाविक रूप से खिलने के लिए तैयार हो जाएंगी। जहां तक उन कलियों की बात है जो मुरझाकर सूख गई हैं, उनके जीने या मरने से किसी फर्क पड़ता है? यह उपमा एक तरह से काफी सटीक थी। यूलैन ने कहा, महामहिम बुद्धिमान है। श्रेया रुकिन को अगली सुबह जागने पर यह खबर मिली, गर्भपात। वह थोड़ी हैरान थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि वह गर्भवती है। जी हाँ, महारानी यून को भी नहीं पता था। लोग कहते हैं कि कल बहुत देर तक घुटने टेकने की वजह से ऐसा हुआ। जी यूई ने समझाया। ओह, श्रेया रुकिन ने सिर हिलाया। उसे इसमें जरा भी अजीब नहीं लगा। इस कड़ाके की ठंड में कई स्वस्थ लोग बेहोश हो गए। किसी नई गर्भवती महिला के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारा आंगन बहुत दूर है, इसलिए कल हमें किसी ने सूचना नहीं दी। आज ठंड है, महारानी को प्रणाम करने के लिए मुझे गर्म कपड़े पहनने होंगे। ज़िया रुकिन ने गपशप को खारिज करते हुए कहा और योजना बनाना शुरू कर दिया। ज़ैयू ने बात स्वीकार की और अपना सबसे मोटा लबादा ले आई और मन ही मन सोचती रही, जबकि बाकी सभी रानियां गपशप में मशगूल हैं, मेरी स्वामिनी कितनी शांत है। अपने आंगन से निकलने के बाद मालिक और नौकर की जोड़ी एक छोटे से रास्ते से होते हुए महारानी के आंगन की ओर चल पड़ी। श्रेया रुकिन न तो बहुत जल्दी पहुंची और न ही बहुत देर से। औपचारिक शिष्टाचार निभाने के बाद वह अपनी निर्धारित सीट पर बैठ गई। कुलीन उपपत्नी शेह अभी तक नहीं पहुंची थी और महारानी यून का स्थान भी खाली था। जहां तक आदरणीय लेडी हूं की बात है, महारानी को उसी सुबह पता चला था कि वह बीमार है और उन्होंने पहले ही उनके लिए एक शाही चिकित्सक को बुला लिया था। कुछ देर इंतजार के बाद सभी लोग इकट्ठा हो गए। कुलीन उपपत्नी शेह सबसे अंत में पहुंची। उन्होंने एक शानदार गुलाबी रंग का महलनुमा गाउन पहना हुआ था। उनकी उपस्थिति बेहद जीवंत और सुंदर थी। स्पष्ट अनिच्छा के साथ उसने शिष्टाचार का पालन किया और अपनी जगह पर बैठ गई। महारानी ने बोलना शुरू किया। पहले उन्होंने सबके लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की, फिर कुछ बनावटी आंसू बहाए। उनके संदेश का सार यह था कि महारानी यून का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा और वह महारानी बहुत दुखी थी। उन्होंने आशा जताई कि वे सभी सम्राट के लिए और पुत्रों को जन्म देंगी, जिससे शाही परिवार समृद्ध हो सके। हालांकि महारानी की सहानुभूति स्पष्ट रूप से बनावटी थी, फिर भी ऐसे लोग थे जो उत्सुकतापूर्वक उनकी चापलूसी करते थे। महारानी सचमुच दयालु और उदार हैं। जो हो गया सो हो गया और उसे बदला नहीं जा सकता। महाराज, कृपया अधिक शोक न करें। एक के बाद एक उन्होंने अपनी राय व्यक्त की, जिससे सम्राट की पत्नियों और रखेलों के बीच पूर्ण सामंजस्य का चित्र प्रस्तुत हुआ। कुलीन उपपत्नी शेह ने सिर झुकाए हुए केवल एक ठंडी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। श्रेया रुकिन ने भी अपना सिर नीचे झुकाए रखा और अपने कपड़ों पर की गई कढ़ाई को ध्यान से देखने लगी। उसे महारानी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। बेहतर यही था कि वह उनकी बात बिल्कुल न सुने। सभा के समाप्त होने के बाद ज़िया रुकिन महारानी के प्रांगण से निकलकर बगीचे की ओर एक छोटे रास्ते पर चल पड़ी। बहुत घुटन हो रही है, मुझे टहलने जाना पड़ेगा। माननीय महिला, ऐसे समय में भी आप बगीचों में टहलने का साहस रखती हैं। ज़ैयू ने चिंता व्यक्त की। इस बार क्या गलत है? ज़िया रुकिन ने पलटकर जवाब दिया। दक्षिणी उद्यान तो नवनिर्मित शाही विश्राम स्थल है। यह मेरी पहली यात्रा है, तो मैं इसे क्यों न देखूं? ओह, ज़ैयू ने सोचा। आपकी बात इतनी तर्कसंगत है कि यह नौकरानी अवाक रह गई। चलते चलते ज़ैयू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ चलती रही। श्रेया रुकिन धीरे धीरे पत्थरों से बने रास्ते पर टहलते हुए मन ही मन सोच रही थी। ज़ैयू की चिंता को मैं कैसे न समझूं? दरअसल मैंने भी बच्चे पैदा करने के बारे में सोचा है। मुझे बच्चे पैदा करने ही हैं, वरना बुढ़ापे में अगर कोई मेरी हत्या की साजिश रच दे तो क्या होगा? मैं ऐशो आराम और आजादी भरी जिंदगी जीकर बुढ़ापे में दुखद अंत नहीं चाहती। अभी सही समय नहीं है, मेरी हैसियत कम है और महारानी और शाही उपपत्नी शेह युवराज पद के लिए जी जान से लड़ रही हैं। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मेरा शरीर अभी जवान है, मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। ईर्ष्या की बात करें तो माफ कीजिए, इस खेल के नियमों में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। सम्राट की उन छोटी पत्नियों में से एक होने के नाते जो बाल बाल मौत से बची हैं, मुझे ईर्ष्या करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो बस किसी तरह अपनी जान बचा पाई हूँ। इसके अलावा सम्राट ने कई पत्नियों से विवाह किया है, बड़ी और छोटी दोनों। क्या वह सिर्फ शारीरिक सुख के लिए ऐसा करते हैं? स्वाभाविक रूप से वह कई संतानें चाहते हैं। शाही परिवार के लिए वंश का निरंतर संचालन सुनिश्चित करना बिल्कुल स्वाभाविक है। श्रेया रुकिन को अचानक एहसास हुआ कि उसका नजरिया कितनी जल्दी बदल गया था। सचमुच नरक के राजा यम के सामने बाकी सब कुछ महत्वहीन है। बेहतर जीवन जीने के लिए अनुकूलन आवश्यक है। योग्यतम की उत्तरजीविता, यही यहाँ सिद्धांत लागू होता है। उस रात झाओ जुनियाओ का मूड बहुत खराब था। स्वर्ग में प्रवेश के संस्कार के बाद अपनी संगिनी के साथ छुट्टियां बिताना एक सुखद अनुभव होना चाहिए था। एक शानदार अवसर दुर्भाग्य से पल भर में बर्बाद हो गया। मैं महारानी के घर नहीं जाना चाहती, लेकिन इस नाजुक समय में किसी से भी मिलने से उनके प्रति मन में द्वेष ही पैदा होगा। महारानी यून कभी कभी बहुत घमंडी हो जाती है। उनके द्वारा नफरत किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उसने एक पल सोचा, केवल कुलीन उपपत्नी शेह का स्थान ही दर्शन के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद वह युवा मंडप की ओर चल पड़ा। चेन होर पर जुलूस स्वर की वेदी पर पहुंचा। शुभ मुहूर्त से पहले सभी लोग अपने अपने निर्धारित स्थानों पर घुटने टेककर बैठ गए। श्रेया रुकिन की जगह अभी भी सबसे दूर कोने में थी, आदरणीय महिलाओं के ठीक बगल में। जमीन बर्फ की तरह ठंडी थी, वह बिल्कुल भी घुटने टेकना नहीं चाहती थी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद ज़िया रुकिन आज्ञाकारी भाव से घुटनों के बल बैठ गई। सौभाग्य से ये लबादा काफी मोटा है, उसने सोचा। इस पर घुटने टेकने से ठंड नहीं लग रही है, वरना इन घंटों में मेरे घुटने पंगु हो जाते। मेरी मालकिन, अभी भी कुछ पेस्ट्री बची है, क्या आप और लेना चाहेंगी? ज़िया रुकिन के बगल में घुटनों के बल बैठी ज़ैयू ने फुसफुसाते हुए कहा। श्रेया रुकिन का चेहरा उतर आया। मेरा पेट इतना भरा हुआ है कि फट सकता है। अगर मैं एक दिन भी न खाऊं तो भी मुझे भूख नहीं लगेगी। इससे पहले गाड़ी में उसने कई सूप पकौड़े और झींगा शुमाई खाए थे।
ये सभी पिछली रात शियाओ जीजी द्वारा लाए गए थे और कोयले की अंगीठी पर गर्म रखे गए थे। उसका पेट भरा हुआ था, लेकिन पेशाब आने के डर से उसने पानी पीने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसे उस समय प्यास भी नहीं लगी थी, इसलिए वह घुटनों के बल बैठी रही। अपना सिर झुकाते हुए शिया रुकिन की पलकें झुक गईं और वह दिवास्वप्न देखने लगी। उनके बगल में बैठी आदरणीय महिला सहज महसूस नहीं कर रही थी। आज उन्हें सम्राट के दर्शन करने का अवसर मिल रहा था। अपनी शालीनता बनाए रखने के लिए उन्होंने अतिरिक्त वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था। पेट में कम भोजन होने के कारण वे कुछ ही देर तक घुटनों के बल बैठी रही, फिर असहनीय रूप से बैठने लगी। उन्हें ठंड और भूख दोनों लग रही थी और ठंड से उनका चेहरा पीला पड़ गया था। अंत में उन्होंने ईर्ष्या से भरी निगाहों से शिया रुकिन के मोटे लबादे को देखा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, शिया रुकिन ने सोचा। ये घुटने टेकने की स्थिति पूरे 3 चेन तक चली। मोर्चे पर बलि की रस्में समाप्त होते ही सलामी तोपों की गर्जना हुई और अनुष्ठान अधिकारी ने सभी को खड़े होने का आह्वान किया। तभी ज़िया रुकिन का चेहरा भी पीला पड़ गया था। 12वें चंद्र महीने की कड़ाके की ठंड और बर्फीले मौसम में 6 घंटे से अधिक समय तक घुटनों के बल बैठे रहना, यह कोई सहन नहीं कर सकता। महारानी अपनी उम्र के कारण कुछ देर तक घुटने टेककर बैठी रहीं और फिर उठ गईं। महारानी सम्राट के साथ थी, इसलिए उन्हें ज्यादा देर तक घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ी। अन्य सभी रानियां निर्धारित समय तक घुटने टेककर बैठी रहीं, लेकिन उनमें से कुछ बेहोश हो गईं। सौभाग्य से साउथ गार्डन बहुत पास था, शिचेन की आधी दूरी से भी कम। वहां सब कुछ अच्छी तरह से तैयार था और पहुंचने पर सभी लोग आराम कर सकते थे। वे गर्म खाना खा सकते थे या गर्म पानी से नहा सकते थे, वहां कोई पाबंदी नहीं थी। शिया रुकिन और आदरणीय महिला को एक छोटे बेहद एकांत आंगन में बैठाया गया था। जुलूस के आगे चल रही गाड़ियां बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। शिया रुकिन और आदरणीय महिला अंतिम गाड़ियों में से थी। रथ से उतरने के बाद आदरणीय महिला तेजी से ज़िया रुकिन के पास से गुजरी और आक्रामक रूप से आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। जी यूई ने धीरे से नाक से कुड़ी। ये क्या कर रही है? क्या उसे सच में लगता है कि वो सम्राट के जुलूस के साथ चल पाएगी? बदकिस्मती से उसका पद इतना नीचा है कि वो कामयाब नहीं हो पाएगी। उसने सोचा, बेहतर होगा कि वो अपनी हदें पार न करे। शिया रुकिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और लापरवाही से बात को जाने दिया। आंगन में प्रवेश करते ही आदरणीय लेडी हु ने मुख्य हॉल पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिससे केवल 2 पार्षद हॉल ही बचे थे। ज़ेड गुस्से से भड़क उठी। इसका क्या मतलब है? इसीलिए तो वो इतनी तेजी से भागी, तो यही उसकी योजना थी। चुप रहो, बकवास मत करो, ज़िया रुकिन ने चेतावनी दी। वो पिछले साल यहाँ आई थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से कुछ अनुभव है। बस धैर्य रखो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें ये सब सहना पड़ा। स्वर्ग की उपासना के दौरान उपद्रव करना मृत्यु को दावत देने के समान था। बगल का हॉल छोटा था लेकिन नया बना हुआ और साफ सुथरा था, इसलिए वह बहुत खराब नहीं था। हालांकि अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन ज़िया रुकिन को कड़ाके की ठंड लग रही थी। शाही रसोई से भेजा गया कुछ खाना खाने के बाद वह सो गई। मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद आदरणीय लेडी हु बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन इंतजार करते करते ज़िया रुकिन की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। धीरे धीरे उनकी रुचि कम हो गई और कुछ अपशब्द बुदबुदाने के बाद उन्होंने इस मामले को समाप्त कर दिया। कुछ भोजन करने और थोड़ी देर आराम करने के बाद आदरणीय महिला को तेज बुखार हो गया। महल की दासी रोन की भयभीत हो गई और लड़खड़ाते हुए मुख्य क्षेत्र में सूचना देने पहुंची। अप्रत्याशित रूप से सामने की ओर अफरा तफरी मच गई और महल के सेवक एक आंगन के सामने हर जगह घुटने टेककर बैठ गए। पूछताछ करने पर रोन की को यह खबर पता चली, महारानी युन का गर्भपात हो गया था। गर्भपात? शाही चिकित्सक कहाँ हैं? रोन की ने हड़बड़ी में पूछा। हे भगवान, मिस, क्या आप भ्रमित हैं? इस समय शाही चिकित्सक कहाँ हो सकते हैं? छोटे हिजड़े ने कुछ अधीरता से कहा। धन्यवाद हिजड़े, रोन की ने पीला चेहरा करके जवाब दिया और वापस लौट गई। वह तेज बुखार से पीड़ित अपनी मालकिन की मदद करने में असमर्थ थी और ऐसे समय में वह शाही चिकित्सक से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। आंगन के अंदर महारानी यूं फूट-फूट कर रो रही थी, जबकि कई शाही चिकित्सक चुपचाप जमीन पर घुटने टेककर बैठे थे। महारानी मां पास ही बैठी गहरी आहें भर रही थी। महारानी, शाही पत्नी शिव और अन्य लोगों के चेहरे पर भावहीनता छाई हुई थी, मानो वे ठंड से जम गए हों। सम्राट, आपकी पत्नी हमारे बच्चे की रक्षा करने में विफल रही। आपकी पत्नी दोषी है। झाओ जुनियाओ पलंग के बगल में एक स्टूल पर बैठे थे, उनका चेहरा गंभीर था। महारानी उनका रोना उन्हें खल रहा था, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। लगता है हम और बच्चा एक दूसरे के भाग्य में नहीं थे। महारानी, अत्यधिक शोक न करें। महारानी ने भी बोलना शुरू किया। शाही चिकित्सकों ने आखिरी बार उनकी नाड़ी की जांच कब की थी? इतना महत्वपूर्ण मामला और किसी को पता ही नहीं था। दरअसल महारानी युन को अपनी गर्भावस्था का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बर्फ और हिम में इतनी देर तक घुटनों के बल बैठे रहने के कारण स्वाभाविक रूप से गर्भपात हो गया था। इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता था। झाओ जुनियाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शाही चिकित्सा ब्यूरो के सभी कर्मचारियों को आधे साल का वेतन काटना पड़ेगा। ऐसा दोबारा न हो। शाही वंश को आगे बढ़ाना सर्वोपरि था, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं थी। महिलाओं की संख्या कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन बच्चे अलग थे। झाओ परिवार के राज्य की उचित रक्षा के लिए वह अकेले पर्याप्त नहीं थे, उन्हें कई प्रतिभाशाली बच्चों की आवश्यकता थी। सम्राट द्वारा मामले को आगे न बढ़ाने पर शाही चिकित्सकों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सम्राट को उनकी दया के लिए धन्यवाद दिया और नुस्खे लिखने के लिए जल्दी से चले गए। महारानी आगे बढ़ी, जो सदाचार और शालीनता की साक्षात मूर्ति थी। बहन, इतना दुखी मत हो, तुम अभी जवान हो, आखिरकार तुम्हारे बच्चे होंगे। कृपया अपने स्वास्थ्य को नुकसान मत पहुंचाओ। कुलीन महारानी शेह ने ठंडी निगाहों से तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। महारानी युन गुस्से से उबल रही थी, लेकिन सम्राट की उपस्थिति में उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और केवल दांत पीसकर चुप रही। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद महारानी, आपके पति को याद रहेगा। झाओ जुनियाओ ने संतुष्टि भरी निगाहों से महारानी की ओर देखा और निर्देश दिया। ठंड है और महारानी युन कमजोर है। मैं महारानी से उनकी अच्छी देखभाल करने का अनुरोध करूंगा। महारानी तुरंत घुटनों के बल बैठ गईं। आप निश्चिंत रहें, महाराज आपकी पत्नी बहन युन का पूरा ख्याल रखेंगी। झाओ जुनियाओ ने सिर हिलाया, कुछ और निर्देश दिए और फिर अपने दल के साथ चले गए। बच्चा तो जा चुका था, अब वो और क्या कर सकते थे। महारानी पलंग के पास बैठी, कुछ देर तक दिखावटी सांत्वना दी और फिर अपने परिचारकों के साथ शालीनता से चली गई। कुलीन महारानी शेह ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वह खुद पर बहुत खुश होगी। एक नेवला मुर्गी को नए साल की बधाई देने आता है, उसके इरादे अच्छे नहीं होते। महारानी युन ने आंसुओं के बीच कड़वाहट से बुदबुदाया। रोना बंद करो, अगर तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम गर्भवती हो तो किसे दोष दोगी? नोबल कंसोर्ट शेह ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि मेरे मन का एक हिस्सा अफसोस जता रहा था, लेकिन साथ ही मुझे थोड़ी राहत भी महसूस हो रही थी। महारानी शेह ने सोचा, शुक्र है कि उनका गर्भपात हो गया, वरना महारानी उन बेटों को पालने में सक्षम है। अगर उन्होंने बेटे को जन्म दिया होता तो वह मुझे नहीं मिलता। अगर उन्होंने युवराज को जन्म दिया होता तो कौन जानता भविष्य में क्या होता। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने जन्म ही नहीं दिया। यंग युवी बाहर से अंदर आई, झुककर प्रणाम किया और कहा, महामहिम, सम्राट यहुआ मंडप गए हैं। यहुआ पवेलियन वह स्थान था जहां नोबल कंसोर्ट शेह निवास करती थी, जो महारानी के आवास के बाद दूसरे स्थान पर आने वाला एक विशाल और सुंदर परिसर था। यह महारानी समझ गई हैं, आप जा सकती हैं। नोबल महारानी शेह ने उत्तर दिया। हाँ। नोबल कंसोर्ट शेह ने कंसोर्ट युन की ओर देखा और आह भरी। बस करो, आराम करो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस काइडी को मेरे पास बुला लेना। हालांकि वह महारानी युन की मूर्खता को तुच्छ समझती थी, लेकिन आखिरकार महारानी युन भी उन्हीं में से एक थी। वह इस कहावत को भली भांति जानती थी कि जब होंठ सूख जाते हैं तो दांत ठंडे पड़ जाते हैं। इस हरम में केवल महारानी ही सहयोगी नहीं हो सकती थी। नोबल कंसोर्ट शेह के जाने के बाद कंसोर्ट युन दरवाजे की ओर खाली निगाहों से देखती रही। पल भर में उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए और बहने लगे। सम्राट ने कब से मेरी पूजा करना बंद कर दिया। अगर पहले की बात होती तो सम्राट जरूर मेरे साथ आते।
लेकिन अब प्रिय उपपत्नी शेह ही मेरी प्रिय हैं। बचपन का रिश्ता वाकई अलग होता है। महाराज, आपकी दवा लेने का समय हो गया है। काईडी ने दवा का कटोरा लाते हुए कहा। महारानी ने उसे देखा, अपने आंसू रोके रखे, अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और सारा पी लिया। उसके दिल में कड़वाहट और भी बढ़ गई। महामहिम, कृपया थोड़ा आराम कीजिए। काईडी ने खाली कटोरा उठाया और उन्हें कंबल उड़ा दिया। कैदी, सम्राट ने आखिरी बार यहाँ रात कब बिताई थी? काईडी ने भारी मन से उत्तर दिया, जब से तुम शाही अध्ययन कक्ष में जिनसेन का सूप लेकर आए और सम्राट को क्रोधित किया, तब से नहीं। तब से वह वापस नहीं आए हैं। महारानी ने सोच में डूबी अपनी आंखें सिकुड़ी, फिर धीरे से नाम बोला, लेडिशिया। वो धूर्त औरत, उसने सम्राट को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। कुलीन उपपत्नी शेह का पसंदीदा होना एक बात है, लेकिन ये लेडीशिया, ये तो बिल्कुल ही तुच्छ है। आखिरकार मुझे कोई मिल ही गया जिस पर मैं अपना गुस्सा निकाल सकूं। महारानी अपने आंगन में लौटी और नौकरों को विदा कर दिया। तभी उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। गर्भपात अच्छा हुआ, अब जब उसका गर्भपात हो गया है तो मुझे और परेशान नहीं होना पड़ेगा। वह हमेशा से यही मानती आई थी कि राजपरिवार का वैद्य सबसे बड़ा बेटा उसी की कोख से पैदा होना चाहिए। अगर कोई उसकी राह में रुकावट डालने की हिम्मत करता तो वह अपने हाथों को खून से रंगने से भी नहीं हिचकती। बधाई हो महाराज, यूलैन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने पूछा, सम्राट ने आपको महारानी यून की देखभाल करने का निर्देश दिया है? महाराज, आप इस संबंध में क्या व्यवस्था करने की योजना बना रहे हैं? महारानी ने बोलने से पहले कुछ क्षण सोचा, इसका इंतजाम कैसे किया जाए। शाही चिकित्सा बयूरो को निर्देश दे कि वे उसका अच्छे से ख्याल रखें। अगर उन्होंने कोई गलती की तो मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगा। इसके अलावा महारानी यून का अभी गर्भपात हुआ है और उन्हें अपने गर्भधारण माह का पालन करना है। उनके पास वहाँ कोई योग्य परिचारिका नहीं है। आप इसका ध्यान रखें और एक अनुभवी नन को चुनकर उनकी सेवा के लिए भेजें। याद रखें, महारानी यून का शीघ्र स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। जी महाराज, यूलैन ने सब कुछ लिख लिया। महारानी ने चाय का प्याला उठाया, हल्की सी घूंट ली और उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। अगर सम्राट ने मुझे उनकी देखभाल करने के लिए कहा है तो मैं निश्चित रूप से उनकी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। वे मेरे अच्छे कर्मों पर अवश्य ध्यान देंगे। वैसे भी महारानी तो मैं ही हूँ, मुझे दया, उदारता और समझदारी दिखानी ही चाहिए, है ना? कुलीन उपपत्नी शेह चाहे कितनी भी कृपा प्राप्त कर ले, वे फिर भी एक उच्च पदस्थ उपपत्नी ही हैं। आज के स्वर्गारोहण समारोह में सम्राट के साथ कौन था, कौन उनके साथ चल रहा था, कौन उनके साथ प्रणाम कर रहा था? वह मैं ही थी, फैन मेंगजिन। बस इतना ही काफी है। महामहिम सचमुच दयालु और उदार हैं। यूलैन ने भोजन पात्र से दूध के साथ पके हुए चिड़िया के घोंसले का एक कटोरा निकाला और उसे महारानी के सामने रख दिया। महारानी ने छोटी सी जैद की चम्मच उठाई और धीरे से हिलाई। उन्हें एक घूंट पीने की कोई जल्दी नहीं थी। वह मुस्कुराई और बोली, इस महल की सुंदरियां शाही उद्यान के फूलों की तरह हैं, मौसम दर मौसम वे आती जाती रहती हैं। उन ताजी और नाजुक फूलों की कलियों को देखकर मुझे भी आनंद आता है। सम्राट को जो भी पौधा पसंद आए, हमें बस उनकी ओर से उसकी लगन से देखभाल करनी होगी। खाद डालना, पानी देना, उसकी शाखाओं और पत्तियों की छंटाई करना। यह मौसम बीत जाने के बाद नई कलियां स्वाभाविक रूप से खिलने के लिए तैयार हो जाएंगी। जहां तक उन कलियों की बात है जो मुरझाकर सूख गई हैं, उनके जीने या मरने से किसे फर्क पड़ता है? यह उपमा एक तरह से काफी सटीक थी। यूलैन ने कहा, महामहिम बुद्धिमान है। शेया रुकी को अगली सुबह जागने पर यह खबर मिली, गर्भपात। वह थोड़ी हैरान थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि वह गर्भवती है। जी हाँ, महारानी उनको भी नहीं पता था। लोग कहते हैं कि कल बहुत देर तक घुटने टेकने की वजह से ऐसा हुआ। जी यूए ने समझाया। ओह, शेया रुकी ने सिर हिलाया, उसे इसमें जरा भी अजीब नहीं लगा। इस कड़ाके की ठंड में कई स्वस्थ लोग बेहोश हो गए। किसी नई गर्भवती महिला के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारा आंगन बहुत दूर है, इसलिए कल हमें किसी ने सूचना नहीं दी। आज ठंड है, महारानी को प्रणाम करने के लिए मुझे गर्म कपड़े पहनने होंगे। ज़िया रुकीन ने गपशप को खारिज करते हुए कहा और योजना बनाना शुरू कर दिया। ज़ैद ने बात स्वीकार की और अपना सबसे मोटा लबादा ले आई और मन ही मन सोचती रही, जबकि बाकी सभी रानियां गपशप में मशगूल हैं, मेरी स्वामिनी कितनी शांत है। अपने आंगन से निकलने के बाद मालिक और नौकर की जोड़ी एक छोटे से रास्ते से होते हुए महारानी के आंगन की ओर चल पड़ी। शेया रुकीन न तो बहुत जल्दी पहुंची और न ही बहुत देर से। औपचारिक शिष्टाचार निभाने के बाद वह अपनी निर्धारित सीट पर बैठ गई। कुलीन उपपत्नी शेह अभी तक नहीं पहुंची थी और महारानी यून का स्थान भी खाली था। जहां तक आदरणीय लेडी हु की बात है, महारानी को उसी सुबह पता चला था कि वह बीमार है और उन्होंने पहले ही उनके लिए एक शाही चिकित्सक को बुला लिया था। कुछ देर इंतजार के बाद सभी लोग इकट्ठा हो गए। कुलीन उपपत्नी शेह सबसे अंत में पहुंची। उन्होंने एक शानदार गुलाबी रंग का महलनुमा गाउन पहना हुआ था। उनकी उपस्थिति बेहद जीवंत और सुंदर थी। स्पष्ट अनिच्छा के साथ उसने शिष्टाचार का पालन किया और अपनी जगह पर बैठ गई। महारानी ने बोलना शुरू किया। पहले उन्होंने सबके लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की, फिर कुछ बनावटी आंसू बहाए। उनके संदेश का सार ये था कि महारानी यून का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा और वह महारानी बहुत दुखी थी। उन्होंने आशा जताई कि वे सभी सम्राट के लिए और पुत्रों को जन्म देंगी, जिससे शाही परिवार समृद्ध हो सके। हालांकि महारानी की सहानुभूति स्पष्ट रूप से बनावटी थी, फिर भी ऐसे लोग थे जो उत्सुकतापूर्वक उनकी चापलूसी करते थे। महारानी सचमुच दयालु और उदार हैं। जो हो गया सो हो गया और उसे बदला नहीं जा सकता। महाराज, कृपया अधिक शोक न करें। एक के बाद एक उन्होंने अपनी राय व्यक्त की, जिससे सम्राट की पत्नियों और रखेलों के बीच पूर्ण सामंजस्य का चित्र प्रस्तुत हुआ। कुलीन उपपत्नी शेह ने सिर झुकाए हुए केवल एक ठंडी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। शेया रुकीन ने भी अपना सिर नीचे झुकाए रखा और अपने कपड़ों पर की गई कढ़ाई को ध्यान से देखने लगी। उसे महारानी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। बेहतर यही था कि वह उनकी बात बिल्कुल न सुने। सभा के समाप्त होने के बाद ज़िया रुकीन महारानी के प्रांगण से निकलकर बगीचे की ओर एक छोटे रास्ते पर चल पड़ी। बहुत घुटन हो रही है, मुझे टहलने जाना पड़ेगा। माननीय महिला, ऐसे समय में भी आप बगीचों में टहलने का साहस रखती हैं। ज़ैद ने चिंता व्यक्त की। इस बार क्या गलत है? ज़िया रुकीन ने पलटकर जवाब दिया। दक्षिणी उद्यान तो नवनिर्मित शाही विश्राम स्थल है। यह मेरी पहली यात्रा है, तो मैं इसे क्यों न देखूं? ओह, ज़ैद ने सोचा, आपकी बात इतनी तर्कसंगत है कि यह नौकरानी अवाक रह गई। चलते चलते ज़ैद ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ चलती रही। शेया रुकीन धीरे धीरे पत्थरों से बने रास्ते पर टहलते हुए मन ही मन सोच रही थी। ज़ैद की चिंता को मैं कैसे न समझूं? दरअसल मैंने भी बच्चे पैदा करने के बारे में सोचा है। मुझे बच्चे पैदा करने ही हैं, वरना बुढ़ापे में अगर कोई मेरी हत्या की साजिश रच दे तो क्या होगा? मैं ऐशो आराम और आजादी भरी जिंदगी जीकर बुढ़ापे में दुखद अंत नहीं चाहती। अभी सही समय नहीं है, मेरी हैसियत कम है और महारानी और शाही उपपत्नी शेह युवराज पद के लिए जी जान से लड़ रही हैं। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मेरा शरीर अभी जवान है, मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। ईर्ष्या की बात करें तो माफ कीजिए, इस खेल के नियमों में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। सम्राट की उन छोटी पत्नियों में से एक होने के नाते जो बाल बाल मौत से बची हैं, मुझे ईर्ष्या करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो बस किसी तरह अपनी जान बचा पाई हूँ। इसके अलावा सम्राट ने कई पत्नियों से विवाह किया है, बड़ी और छोटी दोनों। क्या वह सिर्फ शारीरिक सुख के लिए ऐसा करते हैं? स्वाभाविक रूप से वह कई संतानें चाहते हैं। शाही परिवार के लिए वंश का निरंतर संचालन सुनिश्चित करना बिल्कुल स्वाभाविक है। शेया रुकी को अचानक एहसास हुआ कि उसका नजरिया कितनी जल्दी बदल गया था। सचमुच नरक के राजा यम के सामने बाकी सब कुछ महत्वहीन है। बेहतर जीवन जीने के लिए अनुकूलन आवश्यक है। योग्यतम की उत्तरजीविता, यही यहाँ सिद्धांत लागू होता है। उस रात झाओ जुनियाओ का मूड बहुत खराब था। स्वर्ग में प्रवेश के संस्कार के बाद अपनी संगिनी के साथ छुट्टियां बिताना एक सुखद अनुभव होना चाहिए था। एक शानदार अवसर दुर्भाग्य से पल भर में बर्बाद हो गया। मैं महारानी के घर नहीं जाना चाहती, लेकिन इस नाजुक समय में किसी से भी मिलने से उनके प्रति मन में द्वेष ही पैदा होगा। महारानी यून कभी कभी बहुत घमंडी हो जाती है। उनके द्वारा नफरत किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उसने एक पल सोचा, केवल कुलीन उपपत्नी शेह का स्थान ही दर्शन के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद वह युवा मंडप की ओर चल पड़ा।
नोबल कंसोर्ट शेख जल्दी से वापस लौटी और उन्हें देखते ही तुरंत झुककर गहरा प्रणाम किया। महाराज, आपको असीम शांति मिले। उठो, झाओ जुन्याओ ने थके हुए चेहरे के साथ कहा और गर्मी के पलंग पर बैठने के लिए मुड़ गया। महल के एक परिचारक द्वारा दी गई चाय को लेकर महारानी शेह ने स्वयं उसे परिचालित किया। महामहिम, आप दिन भर थके हुए हैं, कृपया अपने गले को आराम देने के लिए कुछ चाय पी लें। झाओ जुन्याओ ने उसे स्वीकार किया, एक घूंट लिया और फिर उसे नीचे रख दिया, मानो वह संतुष्ट हो। उसका मन व्याकुल था, अब उसे भला क्या संतुष्ट कर सकता था। महारानी शेह ने महल के सेवकों को विदा कर दिया। वह झाओ जुन्याओ के बगल में बैठ गई और अपने पतले हाथों को धीरे से आगे बढ़ाकर उनकी कनपटी की मालिश करने लगी। चचेरे भाई, क्या तुमने खाना खा लिया? मेरा मूड नहीं है, झाओ जुन्याओ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। चचेरे भाई, बात यहाँ तक आ चुकी है, तुम चाहे कितने भी परेशान क्यों न हो, तुम्हें अपने ड्रैगन शरीर का ख्याल रखना ही होगा। नोबल कंसोर्ट शेह ने सावधानी से सलाह दी, उनका स्वर कोमल और सौम्य था। लेकिन झाओ जुन्याओ ने उसकी बातों पर बस भौहें चढ़ाई। भला ऐसे महान सिद्धांतों को कौन नहीं समझता? आखिरकार वह उसका बच्चा था। भले ही उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, फिर भी उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था। नोबल कंसोर्ट शेह के हाथ को धीरे से हटाते हुए झाओ जुन्याओ बड़े तकिए पर पीछे की ओर झुक गई और सोने का नाटक करने लगी। यह उनकी अधीरता का स्पष्ट प्रदर्शन था। नोबल कंसोर्ट शेह को थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन उन्होंने जल्दी ही मुस्कुराकर खुद को संभाल लिया। चचेरे भाई, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इतना कहकर वह चली गई। कुछ देर बाद ही देर रात का खाना परोसा गया। झाओ जुन्याओ ने आंखें खोली और सामने फैला हुआ दृश्य देखा। उसे थोड़ी भूख लगी थी, लेकिन उसे देखते ही उसकी भूख तुरंत गायब हो गई। गेहूं से बने खाद्य पदार्थों में पेस्ट्री और केक शामिल थे। मीठे व्यंजनों में लाल सेम के चिप्स, मूंग दाल के केक, चिपचिपे चावल और खजूर के केक और अंडे की जर्दी से बनी पेस्ट्री शामिल थी। स्वादिष्ट व्यंजनों की संख्या तो और भी अधिक थी, जिनमें से प्रत्येक की उत्कृष्ट और भव्य रचना थी। आकाश में उड़ने वाले, जमीन पर दौड़ने वाले या पानी में तैरने वाले जीवों से बने व्यंजन लगभग हर कल्पना योग्य चीज मौजूद थी। सूप की बात करें तो मीठे और नमकीन 10 से कम प्रकार के सूप नहीं थे। पूरी मेज पर सजे ये व्यंजन भव्यता और वैभव के प्रतीक थे। फिर भी शाही रसोई से भारी मात्रा में चांदी देने के बावजूद भी प्राप्त न होने वाली यह शाही दावत उनकी रुचि को जरा भी जगाने में विफल रही। मुझे भूख नहीं है। नोबल कंसोर्ट शेह के खूबसूरती से सजे धजे चेहरे पर तुरंत ही गहरी चिंता के भाव छा गए। चचेरा भाई, छोड़ो इसे, मैं थक गया हूँ, चलो आराम करते हैं, झाओ जुन्याओ ने कहा, फिर उठकर भीतरी कक्ष में चला गया। बिस्तर पर लेटे हुए अचानक उसके मन में ज़िया रुकिन के भोले भाले मुस्कुराते हुए चेहरे की छवि उभर आई। वह उसके लिए किस तरह का खाना बनाती। शाही पत्नी शेह बचपन से ही विलासितापूर्ण जीवन की आदी थी, शानदार वस्त्रों और असीम सुख सुविधाओं से भरपूर, ठीक वैसे ही जैसे वह स्वयं थे। उन्हें इससे पहले कभी इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा था। उस नन्ही सी लड़की से मिलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि जीवन जीने का ऐसा सरल सादा तरीका कहीं अधिक सुकून देने वाला होता है। उसके साथ उसे एक साधारण व्यक्ति, एक आम आदमी जैसा महसूस होता था। उस रात का छोटा सा कोयले का चूल्हा विस्मरणीय रहा और यहाँ तक कि कम गर्म झाओ हुआ मंडप भी उनके विचारों में बसा रहा। लेकिन ऐसी बातों पर ध्यान देने का क्या फायदा था? राजपरिवार में जन्म लेने के कारण उनके कंधों पर बोझ बहुत भारी था। वे केवल अपने लिए नहीं जी सकते थे। वह बेचैनी से करवटें बदलता रहा और काफी देर बाद आखिरकार उसे नींद आ गई। परम पूज्य शेह रात भर उनकी सावधानीपूर्वक देखभाल करती रही और चैन से सो नहीं सकी। आखिरकार सुबह 7 से 9 बजे के बीच ही उन्होंने इस महान बुद्ध को विदाई दी। महारानी उनके गर्भपात के कारण मुख्य दल को योजना से पहले ही महल लौटना पड़ा। जब तक शिया रुकिन झाहुआ पवेलियन लौटी, तब तक रात हो चुकी थी। दिन भर ठंड से परेशान शिया रुकिन आराम करने ही वाली थी कि अचानक लिटिल जूजी वहां आ गई। माननीय महिला, सम्राट जी ने आपको ले जाने के लिए इस सेवक को भेजा है। बाहर एक गर्म पालकी प्रतीक्षा कर रही है। शिया रुकिन ने सोचा, ये तो बुरा हुआ। पिछले कुछ दिनों से सम्राट का मूड बहुत खराब है। मुझे इस झगड़े में नहीं फंसना चाहिए। जिचिन हॉल में झाओ जुन्याओ स्मारकों की समीक्षा में तल्लीन थे। जून की 12वें चंद्रमा के 23वें दिन शाही मुहर लगाई जानी थी, इसलिए पिछले 2 दिनों में प्राप्त ज्ञापनों की संख्या विशेष रूप से अधिक थी। शिया रुकिन को अचानक महसूस हुआ कि झाओ जुन्याओ का जीवन अविश्वसनीय रूप से कठिन था। चाहे उसे ठंड लग रही हो, भूख लगी हो, वह बीमार हो या उसका मूड खराब हो, उसे काम करना ही पड़ता था। और तो और वे इतने सारे थे कि उन्हें एक के ऊपर एक रखने पर उनकी ऊंचाई 1 फुट से भी अधिक हो जाती। ये कई दिनों से जमा होते जा रहे थे। महत्वपूर्ण मामलों पर तो साउथ गार्डन में पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन इन कम जरूरी मामलों की समीक्षा अभी भी उनके हाथ में थी। कमरा मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा था। ज़िया रुकिन ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वह बस चू राजवंश के क्षेत्रों का अभिलेख को पकड़े हुए धीरे-धीरे उसे पढ़ रही थी। कुछ समय बीत गया, ये पता नहीं। जब झाओ जुन्याओ ने श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य समाप्त किया और वहां पहुंचा, तो उसने पाया कि ज़िया रुकिन पहले से ही सो रही थी और अब भी किताब को पकड़े हुई थी। उसके शांत सोते हुए चेहरे को निहारते हुए उसके हृदय में अचानक शांति का अनुभव हुआ। वह आमतौर पर समझदार और बिल्ली के बच्चे की तरह सीधी-सादी थी, फिर भी कभी-कभी काफी शरारती हो जाती थी। उसे थोड़ी सी छूट दी जाए तो वह उसका पूरा फायदा उठा लेती थी। वह अपना पूरा दिन भर पेट भरकर खाने पीने और फिर चैन की नींद सोने में बिताती थी, मानो उसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। अनजाने में ही उसके होठों के कोने एक हल्की सी मुस्कान में मुड़ गए। वह नीचे झुका और सावधानीपूर्वक उसे उठाकर अजगरनुमा पलंग पर लिटा दिया। उस रात उसने उसे बस गले लगाया और धीरे-धीरे नींद में डूब गया। पलक झपकते ही नव वर्ष रसोई देवता का त्योहार आ गया। महारानी यूं स्वास्थ्य लाभ कर रही थी और शायद ही कभी अपने कक्ष से बाहर निकलती थी, जबकि सम्राट राजकीय मामलों में इतने व्यस्त थे कि वे हरम में जाने का समय नहीं निकाल पाते थे। यहाँ तक कि सबसे प्रिय मानी जाने वाली नोबल कंसोर्ट शेह ने भी कई दिनों से सम्राट को नहीं देखा था। महारानी नववर्ष की तैयारियों की देखरेख में व्यस्त थी, इसलिए दैनिक शुभकामनाओं को भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। बाहर ठंड थी और सभी लोग घर के अंदर ही रहे, इसलिए हरम में जीवन शांतिपूर्ण और बिना किसी घटना के बीता। उस दिन दरबार की सभा के बाद झाओ जुन्याओ महारानी को सम्मान देने के लिए निमिषों महल गए। महामहिम, राजकीय मामले बहुत व्यस्त होते हैं, आपको हमेशा मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने बेटे को आते देख महारानी ने स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उस दिन साउथ गार्डन से लौटने के बाद से मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ। आपका बेटा अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यहीन हो गया है। हम माँ बेटे हैं, ऐसी औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना सर्वोपरि है। जब वह बोल रही थी, महारानी ने सम्राट को अपने पास बैठने के लिए खींचा और फिर पूछा, क्या आपने नाश्ता कर लिया है? मेरे पास नहीं है, संयोगवश मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ क्यों नहीं शामिल हो जाते? झाओ जुन्याओ का चेहरा नर्म पड़ गया और वह मुस्कुराया। माँ, आप यहाँ हमेशा इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं। आपका बेटा आज सचमुच भाग्यशाली है। उनकी बातों पर महारानी हंस पड़ी। उन्होंने बहन किन की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, उसे देखो, वह बड़ा हो गया है, फिर भी जैसे ही वह मेरे घर आता है, उसके दिमाग में सिर्फ खाने का ही ख्याल आता है। माँ, आपके बेटे को आपके महल में वरिष्ठ बहनों द्वारा तैयार किए गए व्यंजन हमेशा से ही सबसे ज्यादा पसंद रहे हैं। झाओ जुन्याओ ने भी साथ देते हुए कहा। महामहिम को पुरानी यादें सताती हैं और वे हमारे मामूली कौशल को तुच्छ नहीं समझते। ये सेवक अब उन्हें प्रशिक्षण देने जाता है, ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। बहन किंग मुस्कुराते हुए चली गई। उन्हें वे व्यंजन मुंह ज़बानी याद थे जो सम्राट को बचपन से ही बहुत पसंद थे। महारानी डोवेजल लंबे समय से शाकाहारी भोजन का पालन करती थी और बहुत प्रार्थनाओं में लीन रहती थी, इसलिए वह शाही रसोई से बने व्यंजन शायद ही कभी खाती थी। आमतौर पर खाना पकाने में कुशल कुछ वरिष्ठ सिस्टरें उनके भोजन की व्यवस्था करती थी। महारानी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है जब तुम छोटे थे और अध्ययन कक्ष में पढ़ते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद जैसे ही तुम वापस आते और दरवाजे से अंदर आते, खाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। झाओ जुन्याओ भी हंस पड़ी। माँ, आपको अभी भी याद है? मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस समय तुम, वानशिन और जुनकी, तुम तीनों एक दूसरे से अविभाज्य थे और बहुत शरारती थे।
वान एक्सन नोबल कंसोर्शियम का मायके का नाम था। झाओ जुनकी झाओ जुनयाओ के पैतृक चचेरे भाई थे जो 9वें शाही चाचा राजकुमार यान के वेदपुत्र थे और युवराज यान भी थे। चूंकि तीनों की उम्र लगभग एक जैसी थी, इसलिए वे बचपन में अक्सर साथ खेलते थे। झाओ जुनयाओ की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने अब भी कहा, जब भी हम कोई गड़बड़ करते थे, माँ तुम ही हमारी मदद करती थी, वरना अगर पिताजी को पता चल जाता तो हमें जरूर मार पड़ती। उनकी बातों से महारानी जोर से हंस पड़ी। कुछ देर तक वे पुरानी यादों में खोई रही, फिर उन्होंने आह भरी। तुम सब बड़े हो गए हो, जुनकी अपने पिता के साथ उनकी जागीर में चला गया है, इसलिए उसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम और वानशिन अब उतने करीब नहीं हो जितने पहले थे। माँ, आप बेवजह ही सोच रही हैं, सब कुछ पहले जैसा ही है। उसने सोचा, इस हरम में जब बात कृपा की आती है तो उसकी बराबरी कौन कर सकता है। क्या ये काफी नहीं है? महारानी को मानो कुछ स्वीकृति मिल गई थी और उन्होंने तुरंत मुस्कुरा दिया। मैं भ्रमित हो गया था। उन्होंने आगे कहा, वानशिन की बात करें तो मुझे याद है कि आप दोनों को एक जैसे खाने पसंद हैं। क्यों न उसे भी आमंत्रित कर लें। उसके बोलने की अवधि पूरी होने से पहले ही महल का एक सेवक आकर सूचना देने लगा कि महारानी शेह आ चुकी हैं। महारानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने जल्दी से उसे अंदर बुला लिया, जिससे झाओ जुन्याओ कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस करने लगी। चाहे उसकी माँ ने उसे बुलाया हो या फिर महारानी शेह अपनी मर्जी से वहां आ गई हो, वह खुश नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे लगातार बहकाया जा रहा हो और उस पर नजर रखी जा रही हो। एक उसकी जन्मदाता माँ थी, दूसरी उसकी बचपन की साथी, और फिर भी वे उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। उन्हें वास्तव में गहरी बेचैनी महसूस हो रही थी, फिर भी वे अपनी आस्तीन झटककर यूं ही बाहर नहीं निकल सकते थे। ये बात सामने आई कि सम्राट वैसा नहीं था जैसा किंवदंतियों में चित्रित किया गया था, जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था और घोर अहंकार का प्रदर्शन करता था। इसके विपरीत उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अनगिनत भारी जंजीरों से जकड़ा हुआ है और उनसे मुक्त होने में असमर्थ है। इस बार कुलीन पत्नी शेह के साथ सचमुच अन्याय हुआ था। महारानी माँ उनकी चाची थी, हरम में उनकी शक्तिशाली समर्थक थी। उनका बार बार आना जाना सामान्य बात थी, लेकिन झाओ जुनयाओ को ऐसा महसूस हो रहा था कि उस पर नजर रखी जा रही है, चाहे उसके साथ अन्याय हुआ हो या नहीं। सम्राट के उदास चेहरे को देखकर महारानी शेह ने सोचा, वह महारानी उनके गर्भपात से अभी भी दुखी होंगे। हालांकि सम्राट उस मामले से नाराज थे, लेकिन वह काफी खुश थी। सम्राट, ये सभी व्यंजन आपके पसंदीदा हैं, कृपया और खाए। महारानी शेह ने भोजन का एक टुकड़ा उठाया और उसे उनके सामने रखी थाली में रख दिया। नोबल कंसोर्ट शेह की सौम्य मुस्कान देखकर झाओ जुनयाओ को घृणा हुई। उसने उनकी अनदेखी की और उनके द्वारा परोसा गया भोजन नहीं खाया। उसने चावल का एक छोटा कटोरा उठाया और अपने लिए चुने हुए व्यंजन खाने लगा। नोबल कंसोर्ट शेह असहज महसूस कर रही थी, जबकि महारानी दोबेचा हंस रही थी और मामले को संभालने की कोशिश कर रही थी। खाओ खाओ वान एक्सन, तुम भी खा लो, इससे पहले कि ठंड हो जाए। एक उनका बेटा था, दूसरी उनकी भतीजी। महारानी दोनों को लेकर चिंतित थी। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि वे दोनों कुशल मंगल हों। धन्यवाद माँ। महारानी शेह ने मुस्कुराते हुए अपना कटोरा उठाया और छोटे छोटे निवाले लेकर खाना शुरू किया। वह एक बार में चावल के कुछ ही दाने उठाती, धीरे धीरे चबाती, उनके लाल होंठ हल्के से हिलते, उनका हावभाव सुरुचिपूर्ण था। झाओ जुनयाओ उसे देखते हुए भौहें चढ़ा बैठा। वह कितनी सलीके से खा रही है, क्या इस तरह सलीके से खाना भी आनंददायक हो सकता है। दोनों के बीच माहौल कुछ तनावपूर्ण था, लेकिन महारानी माँ मानो इस बात से बेखबर प्रसन्नतापूर्वक बोली, कुछ दिनों में राजकुमार यान राजधानी लौट आएंगे और जुनकी भी वापस आ जाएगा। आप तीनों को तब मेरे साथ भोजन करने आना चाहिए। नोबल कंसोर्ट शेह ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दी और हंसते हुए कहा, उस समय माँ कृपया हमें ज्यादा शोर मचाते हुए न समझे और हमें बाहर न निकाल दें। उनकी बातों से महारानी जोर से हंस पड़ी और यहाँ तक कि झाओ जुनयाओ के होठों पर भी मुस्कान आ गई। चाहे कुछ भी कहा जाए, महारानी शेह सचमुच महारानी की बहुत सेवा करती थी। जब तक वह हद से ज्यादा न करें, मैं उन्हें कुछ सम्मान देने को तैयार हूँ ताकि उनका जीवन आसान हो सके। वानशिन, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? जल्दी खाओ, ये सभी व्यंजन तुम्हें बहुत पसंद हैं। महारानी ने आग्रह किया, लेकिन महारानी शेह ने अपना रुमाल उठा लिया था। माँ, मेरा पेट भर गया है। चचेरे भाई को ज्यादा खाने देना बेहतर होगा, वो पिछले 2 दिनों से बहुत व्यस्त रहे होंगे। झाओ जुनयाओ, उसने अभी बस कुछ निवाले ही खाए हैं और उसका पेट पहले ही भर गया है। हरम की महिलाएं अक्सर सुंदरता का ध्यान रखती हैं और अपनी पतली काया बनाए रखने के लिए कम खाना खाती हैं, ये सच है। लेकिन सिर्फ कुछ चावल के दाने खाकर खुद को तृप्त घोषित कर देना, ये तो वाकई कुछ ज्यादा ही बनावटी लग रहा है। झाओ जुनयाओ को अचानक मतली महसूस हुई और वह कुछ भी नहीं खा सकी। शायद मैं पहले इसे बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अब नहीं कर सकता। एक इतने सच्चे इंसान से मिलने के बाद ये बनावटीपन एकदम विपरीत लगा। लोग सामान्य जीवन क्यों नहीं जी सकते? ये सब ढूंढ क्यों? मेरा पेट भी भर गया है, झाओ जुनयाओ ने कहा, फिर अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दी। हालांकि वह मन ही मन नाखुश था, फिर भी उसने अपनी माँ के सामने सौम्य व्यवहार बनाए रखा। झाओ चेन, महल में कुछ काम निपटाने हैं, मैं पहले आपसे विदा लेता हूँ माँ। इतना कहकर झाओ जुनयाओ ने महारानी को प्रणाम किया। नोबल कंसोर्ट शेह की ओर देखे बिना ही वह बाहर चली गई। महारानी ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी कि सम्राट पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। नोबल कंसोर्ट शेह काफी हैरान थी। सम्राट को क्या हो गया है? क्या हुआ है? क्या मैंने, वानशिन ने, अपने चचेरे भाई सम्राट को नाराज कर दिया होगा? उसने मन ही मन अभी हुई घटना का जायजा लिया, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। महारानी ने सिर हिलाया, शायद वाकई कोई अत्यावश्यक मामला हो। भले ही उन्होंने औपचारिक रूप से अभी के लिए शाही ब्रश रख दिया हो, लेकिन वे सम्राट हैं, आखिरकार उन्हें कई मामलों को निपटाना है। लेकिन चचेरा भाई इतनी जल्दी में चला गया। कुलीन पत्नी शेर का ध्यान कहीं और भटक गया। वह अपनी चचेरी बहन को अच्छी तरह जानती थी। यदि यह वास्तव में कोई अत्यावश्यक मामला होता तो वह बिना देरी की तुरंत इसका निपटारा कर देता। इस विचार ने नोबल कंसोर्ट शेर को और भी बेचैन कर दिया। महारानी दोबेजन ने उन्हें दिलासा देने के लिए जो कुछ कहा, उसका आधा भी उन्होंने नहीं सुना। वह थोड़ी देर और बैठी रही, फिर अनुमति लेकर चली गई। महारानी ने आह भरी, वे दोनों सचमुच नियति के कट्टर दुश्मन हैं। महाराज ऐसी बात क्यों कहेंगे? बहन किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वे अभी जवान हैं, कौन सा युवा जोड़ा झगड़ा नहीं करता। मुझे उम्मीद है, महारानी ने उत्तर दिया। बोलने के बाद उसने एक और सवाल पूछा, राजकुमार यान राजधानी कब पहुंचने वाले हैं? बहन किंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्दी ही उनकी मुस्कान लौट आई। आज 23 तारीख है, 2-3 दिन में, लगभग 25 या 26 तारीख को वह आ जाएगा। हम, महारानी ने राहत भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। एक कटोरी सूप पीने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुलायम सोफे पर आराम करने लगी। महारानी ने प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महारानी युन की देखभाल के लिए सिस्टर झो को भेजा था। वह एक सख्त मिजाज महिला थी और महारानी द्वारा भेजे जाने के कारण महारानी युन को भी उनके साथ व्यवहार करना मुश्किल लगता था। महारानी युन, दवा लेने का समय हो गया है। बहन झो दवा का कटोरा लिए हुए अंदर आई, उनका स्वर दृढ़ और अटल था। इसे नीचे रख दो, मैं इसे बाद में पी लूंगी। महारानी युन ने उदासीनता से उसकी ओर देखते हुए कहा, उनकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी। काइडी मुस्कुराते हुए पास आई, बहन आपने बहुत मेहनत की है, कृपया दवा यही छोड़ दीजिए। ये नौकरानी बाद में महारानी को पिला देगी। अब दवा बिल्कुल सही तापमान पर है, महारानी को इसे तुरंत पी लेना चाहिए। अगर तुम और देर करोगी तो ठंड लग जाएगी। बहन झो ने भावहीन चेहरे से जोर देकर कहा। महारानी युन क्रोधित हो गई और उठने ही वाली थी कि काइडी ने उन्हें रोक लिया। फिर काइडी आगे बढ़ी, उनकी मुस्कान में चेतावनी का हल्का सा भाव था। शाही चिकित्सक ने कहा था कि महारानी को क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्या बहन जानबूझकर ऐसा कर रही है? अगर महारानी युन के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो क्या बहन इसकी जिम्मेदारी उठा सकती है?
बहन झो हिचकिचाई, वह निश्चित रूप से इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, चूंकि महारानी अभी इसे पीना नहीं चाहती, इसलिए यह नौकरानी दवा को गर्म रखेगी। जब महारानी तैयार होंगी, ये नौकरानी इसे ले आएगी। ये कहकर उसने सिर झुकाया और आदरपूर्वक चली गई। महारानी इतनी क्रोधित हुई कि उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। उन्होंने क्रोधपूर्वक शिकायत की, वे नीच नौकर, वे हद पार कर रहे हैं, मुझ पर चढ़ने की हिम्मत कर रहे हैं। मुझे पता था कि महारानी मेरा भला नहीं चाहती। कायदी भय से पीली पड़ गई। महाराज, कृपया अपनी आवाज धीमी करें, आपको इतनी लापरवाही से नहीं बोलना चाहिए। महारानी युन को भी अपनी जबान फिसलने का एहसास हो गया। हालांकि वह बहुत क्रोधित थी, लेकिन अब उन्होंने लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं की। सम्राट शिष्टाचार को महत्व देते थे और यहाँ तक कि महारानी शिव भी उनका आदर करती थी। महारानी युन अपवाद नहीं बन सकती थी, अन्यथा सम्राट की तो बात ही छोड़िए, महारानी शिव भी उन्हें कड़ी फटकार लगा देती। महारानी युन ने कई बार संघर्ष किया, लेकिन अंततः वह बहन झो का मुकाबला नहीं कर सकी। आखिरकार बहन झो की सतर्क निगाहों के बीच उन्होंने दवा पी ली। अंततः सिस्टर झो के अन्यथा उदासीन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये सेविका महारानी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है, उसने कहा, फिर झुककर प्रणाम किया और चली गई। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई मक्खी निगल ली हो। कितना निराशाजनक और घिनौना। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए थे। वह गुस्से से उबर रही थी जिससे उसके दांत दुख रहे थे, लेकिन उसके पास अपना गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं थी। हाल ही में सम्राट का मिजाज खराब चल रहा था और महारानी उन पर कड़ी नजर रख रही थी। ली शेनगान ने कहा कि दबाव बहुत अधिक था। शाही ब्रश को सील कर दिए जाने के बाद सुबह की अदालत में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी और याचिकाओं की संख्या भी काफी कम हो गई थी। अगर वह अपना पूरा दिन हरम में मौज मस्ती करते हुए अपनी युवा रखेलों के साथ खाते पीते हुए भी बिताए तो भी सेंसर्स पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन झाओ जुनियाओ कहीं भी जाना नहीं चाहती थी। कल उन्होंने महारानी से मुलाकात की और उनकी पत्नी उनके ठीक पीछे पीछे नाटक करती हुई आई। इससे उनका मूड पूरी तरह खराब हो गया। वह महारानी से भी मिलने नहीं जाना चाहता था। वह मुश्किल से 20 साल की थी, लेकिन 80 साल की लगती थी। वह गरिमापूर्ण ढंग से व्यवहार करती थी, लेकिन असल में वह बुढ़ापे की उदासी में डूबी हुई थी। कहा जाता था कि हाल ही में उसे बौद्ध धर्मग्रंथों की नकल करने का जुनून सवार हो गया था। क्या ये सिर्फ बूढ़ी महिलाओं का शौक नहीं था? महारानी उनका हाल ही में गर्भपात हुआ था और वे काफी उदास थी। दो उदास लोगों का एक साथ होना स्थिति को और भी बदतर बना देगा। बेहतर यही होगा कि उनसे मिलने की कोशिश न की जाए। महारानी निंग सौम्य और दयालु थी, लेकिन थोड़ी नासमझ भी थी। उन्हें उनकी कही हुई आधी बात भी समझ नहीं आती थी। वह केवल राजकुमारी के बारे में ही बात करती थी, उनके विचार स्पष्ट रूप से उन पर नहीं थे। महारानी हुईपेन चतुर थी और अपनी भावनाओं को संभालना जानती थी, लेकिन दूसरी राजकुमारी अभी 1 साल की ही हुई थी और उसे अपनी मां की देखभाल की जरूरत थी। हर बार जब वह मिलने आते तो बच्ची दिल दहला देने वाले अंदाज में रोती, क्योंकि दाई राजकुमारी को ले जाती थी। महारानी हुईपेन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह राजकुमारी के दर्द को महसूस कर सकते थे। जब दूसरी राजकुमारी उन्हें देखती तो उन्हें गोद में भी नहीं लेने देती, मानो उन्हें वह बुरा आदमी मान लेती जिसने उन्हें उनकी मां से मिलने से रोका। झाओ जुनियाओ का चेहरा काला पड़ गया, उस पर बेबसी की लहर छा गई। उसके बाद से महारानी हुईपेन से मिलने का उनका एकमात्र उद्देश्य राजकुमारी से मिलना ही रह गया था। उनके आगे पीछे महारानी झेंगपिन सम्मानित महिला हुआ और महिला जिया थी। महारानी झेंगपिन आकर्षक नहीं थी, हरम में उनका स्थान सबसे निचला था और वह उन्हें नापसंद करते थे। उन्होंने शुरू से ही उन्हें कभी ठीक से देखा तक नहीं था। आदरणीय लेडी हु हंसमुख थी और दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेती थी, लेकिन वह थोड़ी अभिमानी थी और जरूरत से ज्यादा कृपा मिलने पर अपना नाम भी भूल जाती थी। जहां तक लेडी जिया की बात है, झाओ जुनियाओ ने अपनी प्रत्येक युवा रखेल का बारीकी से निरीक्षण किया और अंततः पाया कि लेडी शिया ही वास्तव में उनकी पसंद के अनुरूप थी। इसके बाद सर्वोच्च सम्राट ने ताली बजाते हुए निर्णय लिया, माननीय महिला जिया मेरे साथ शाही अध्ययन कक्ष में चलें। अभी ली शेनगान हैरान दिखे। क्या सम्राट आमतौर पर रात के खाने के बाद जब कम लोग होते थे तब लेडी शिया को अपने साथ नहीं ले जाते थे? और अभी तो दोपहर भी नहीं हुई थी। जब मैं जाने का आदेश दूं तो बस चले जाओ, आनाकानी करना बंद करो। हाँ हाँ हाँ। ली शेनगान अत्यंत तेजी से गायब हो गया। पौने घंटे बाद जिया रुकिंग एक गर्म पालकी में सवार होकर खुलेआम और सम्मानपूर्वक झाओचेन महल में दाखिल हुई। पास के लीजिंग पवेलियन की सम्मानित महिला ने ये देखा और मन ही मन घृणा से अपने चांदी के दांत तोड़ देने की इच्छा की। महाराज प्रणाम। जिया रुकिंग ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए प्रणाम किया। उसने सुना था कि सम्राट आजकल अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए उसे अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही थी। यहाँ आते समय खिचड़ी ने उल्लेख किया था कि सम्राट ने 2 दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया था। ये वाकई दयनीय स्थिति थी। उसने हमेशा यही सोचा था कि सम्राट का खान पान सोने जवाहरात के खजानों से ही निखरता होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि शाही खाना आम घर के खाने से भी बदतर होगा। महान चू राजवंश के सबसे धनी व्यक्ति के लिए एक साधारण भोजन करना भला कितना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल तो इस बात में थी कि वह सम्राट था। झाओ जुनियाओ सुलेख का अभ्यास कर रहा था, एक ऐसी कला जो मन को शांत करती है। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अपनी भावनाओं को कभी हावी न होने दे। अगर भावना जीत जाती है तो हार ही होती है। चिंतन करने पर यह बात सचमुच सही साबित हुई। शेया रुकिंग ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और उसके बगल में सावधानीपूर्वक स्याही पीसने लगी। उसने एक छोटी चांदी की चम्मच से पानी मिलाया और स्याही की छड़ी को स्याही के पत्थर पर गोल गोल घुमाया। अध्ययन में केवल स्याही पीसने की आवाज ही गूंजी। झाओ जुनियाओ ने गाढ़ी स्याही में भीगे हुए भेड़िए के बालों के ब्रश से प्रत्येक स्ट्रोक को बड़ी सावधानी और एक ही झटके में पूरा किया। स्याही की सुगंध हवा में घुल गई। जब तक उन्होंने कलम रखी, दोपहर के भोजन का समय बीत चुका था। सम्राट इतनी तल्लीनता से लिख रहे थे कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उन्हें परेशान करें। ली शेनगान ने महल के सेवकों को मेज साफ करने का आदेश दिया और फिर कहा, महाराज आपके दोपहर के भोजन का समय हो गया है। झाओ जुनियाओ की नाराजगी भी काफी हद तक कम हो गई थी और उन्होंने सिर हिलाकर भोजन तैयार करने का संकेत दिया। उन्होंने एक बार फिर जिया रुकिंग की ओर देखा और कहा, कुछ व्यंजन बनवाओ जो तुम खाना चाहो। हाँ। जिया रुकिंग ने बिना किसी बनावट के आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। सम्राट को शांत देखकर ली शेनगान को बहुत राहत मिली और उसने मुस्कुराते हुए जिया रुकिंग से कहा, महोदय आप क्या खाना पसंद करेगी? मैं अभी तैयार करवा देता हूँ। लेडी जिया सचमुच किसी वरदान से कम नहीं थी। सम्राट पिछले 2 दिनों से बिना रुचि के भोजन कर रहे थे। उम्मीद है कि आज दोपहर में वे थोड़ा और खा लेंगे, अन्यथा अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं से उनके ड्रैगन शरीर को नुकसान न पहुंच जाए। शेया रुकिंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, क्या रसोई में कोई ऐसा है जिसे नूडल्स बनाना आता हो? ली शेनगान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर झट से बोला, जी हाँ जी हाँ। गुआंशी में एक उस्ताद है जो बेहतरीन विलो लीफ नूडल्स बनाते हैं। क्या आदरणीय महोदया इसे खाना पसंद करेगी? शेया रुकिंग ने सिर हिलाया और फिर कहा, और कुछ साधारण घर के बने साइड डिश। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वे हल्के और स्वादिष्ट होने चाहिए। सम्राट द्वारा कोई टिप्पणी न किए जाने पर ली शेनगान ने अनुमान लगाया कि वे भी संतुष्ट होंगे और वह प्रसन्नतापूर्वक चले गए। झाओचेन महल की छोटी रसोई में रसोई भी चिंतित थे। सम्राट शाही भोजन से लगातार असंतुष्ट होते जा रहे थे। खाना भेजा तो जाता, लेकिन बिना खाए वापस लौट आता। देश विदेश से भर्ती किए गए इन शीर्ष शाही रसोइयों के लिए यह एक अपमान था। क्या वे कभी ऐसे रसोइये नहीं थे जिनके एक व्यंजन के लिए लोग गिड़गिड़ाते थे? लेकिन अब यह उनकी कुशलता का सवाल नहीं था, बल्कि शाही भोजन के कठोर नियमों का पालन करना उनके लिए मजबूरी थी। इसलिए जब गुआंशी के मास्टर ली ने सुना कि लेडी शिया उनके बनाए विलो लीफ नूडल्स खाना चाहती हैं, तो वे इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार मुझे अपनी उस खासियत को दिखाने का मौका मिल गया जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। अन्य शाही रसोई ईर्ष्या से देख रहे थे। ली शेनगान ने आगे कहा, महोदय ने यह भी कहा है कि उन्हें कुछ स्वादिष्ट घर के बने व्यंजन चाहिए। कुछ भी चलेगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हल्के और आनंददायक होने चाहिए। शाही रसोइयों ने एक दूसरे को देखा, फिर कुछ सेकंड बाद, दक्षिणी सिचुआन से आने वाली टोफू मछली स्वादिष्ट है, सुगंधित मसालेदार और अविस्मरणीय रूप से स्वादिष्ट।
ये ठीक नहीं रहेगा, ये बहुत मसालेदार है। आदरणीय महोदया ने कहा कि इसे हल्का होना चाहिए। जियांगनान से मंगाई गई हमारी शहद से लिपटी कमल की जड़ की स्लाइस इसके लिए सबसे उपयुक्त है। एक अन्य शाही रसोइये ने इस बात को खारिज कर दिया। नहीं नहीं नहीं, सम्राट को मीठा स्वाद पसंद नहीं है। मेरे गृहनगर का मशरूम युक्त चिकन स्टू सबसे अच्छा है। ये ताज़ा और मुलायम है और पीने के लिए सूप भी है। माननीय महोदया ने विशेष रूप से कुछ हल्का भोजन मांगा था और आपने चिकन स्टू का सुझाव दिया जो इतना तैलीय है। शाही रसोई आपस में बहस और हंगामा करते रहे। तभी ली शेनगान ने जोर से 2 बार दस्तक दी। बस करो, वह गरजते हुए बोला। ध्यान से सुनो, ये घर के बने व्यंजन है, कस्बे के नहीं। ये हल्के और स्वादिष्ट होने चाहिए। जल्दी करो और देर मत करो। शाही रसोइयों ने एक स्वर में उत्तर दिया। हाँ, मास्टर ली पहले से ही आटा गूंथ रहे थे, सिर्फ सफेद आटा ही नहीं, बल्कि दाल का आटा, शकरकंद का आटा और मिश्रित अनाज का आटा मिलाकर भी आटा गूंथा जा रहा था। आटा तब तक गूंथा गया जब तक वह सख्त नहीं हो गया। जैसे ही पानी उबलने लगा, उनकी छुरी तेजी से चलने लगी। आटे को तेजी से काटकर छोटे-छोटे टुकड़े बना रही थी जो पानी में डालते ही बिलों के पत्ते जैसे आकार ले लेते थे। पूरी तरह पक जाने पर वे उन्हें निकालकर ठंडे पानी में डाल देते थे ताकि वे और भी सख्त हो जाएं और चबाने में आसान हो जाएं। उसी क्षण एक छोटा हिजड़ा दौड़ता हुआ आया। आदरणीय महिला ने कहा है कि पिछली बार के तले हुए शिटा के मशरूम और गोमांस के टुकड़ों में से कुछ और तैयार कर ले जिन्हें नूडल्स के ऊपर डाला जाएगा। मास्टर ली ने खुशी-खुशी सहमति दे दी। आखिर पिछली बार जब लेडी शिया आई थी तब उन्होंने ही उनकी सेवा की थी। इसमें कोई खास परेशानी नहीं थी। सभी सामग्रियां तैयार थीं और देखते ही देखते सुनहरे तले हुए शिटा के मशरूम और गोमांस के टुकड़ों की एक थाली तैयार हो गई। पिछली बार से थोड़ा अलग होने के बावजूद यह अभी भी बहुत सुगंधित थी। दोपहर का भोजन एक-एक करके परोसा गया और ज़िया रुकीम ने जो कुछ भी ऑर्डर किया था वह सब मौजूद था। कमल की जड़ के तले हुए टुकड़े, भुनी हुई कटी हुई सब्जियां, भुने हुए सूखे बांस के अंकुर और जिनको नट्स, साथ ही हरे प्याज के साथ मिला हुआ सादा टोफू और लाल प्याज के साथ मिले हुए वुडियर मशरूम। विलो लीफ नूडल्स को एक छोटे से सफेद सेट जार में परोसा गया था जिसमें विभिन्न प्रकार की टॉपिंग थे और उसके साथ सुनहरे तले हुए गोमांस के टुकड़ों की एक प्लेट रखी हुई थी। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।